हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका अमन स्टडी पॉइंट में। तो आज तो जो कल एग्ज़ाम होने वाला है 27 जून को, वो पॉलिटिकल साइंस का है, बीए सेकंड सेमेस्टर के लिए। ठीक है ना। तो उसके लिए मैं मात्र एक मात्र वीडियो है ये आपके कंप्लीट पॉलिटिकल साइंस का रिवीजन हो जाएगा। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, इसमें सब मैं आपको कराऊंगा जो PYQ भी हैं और मोस्ट एक्सपेक्टेड भी क्वेश्चन दे रखे हैं। चलते हैं, पहले क्वेश्चन कहता है, देखते हैं। परंपरागत राजनीति विज्ञान से संबंधित विचारक हैं कौन है? तो हमारा जो आंसर हो जाएगा प्लेटो हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते और क्वेश्चन कहते हैं, दूसरे देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन कह रहा है परंपरागत राजनीति विज्ञान की प्रमुख विशेषता है दार्शनिक स्वरूप। क्वेश्चन में 3 कहता है राजनीति विज्ञान केवल सरकार का अध्ययन है। ये कथन किसने दिया था? ये कथन दिए थे ली कॉक ने दिया। किसने दिया था? ये कथन किसने दिया था? ली कॉक ने दिया था। ठीक है ना। तो उसमें हो जाएगा में 4 नंबर। क्वेश्चन में 4 कहता है राजनीति विज्ञान का प्रारंभिक और अंत राज्य के साथ होता है। ये कथन किसका है? ये कथन है जो हमारा है गार्नर का है। ठीक है ना। 5वां नंबर क्या कहता है? क्वेश्चन में 5 कहता है हमारा आधुनिक राजनीति विज्ञान के अनुसार राजनीति शास्त्र किसका अध्ययन करता है? तो हमारा जो आंसर हो जाएगा शक्ति हो जाएगा। परंपरागत राजनीति विज्ञान के अध्ययन का प्रमुख प्रतिमान विशेषता नहीं है। कौन सी नहीं है? तो हमारा आंसर हो जाएगा राजनीतिक व्यवस्था नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है आधुनिक राजनीति विज्ञान से संबंधित विचारक हैं। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा डेविड ईस्टर हो जाएगा। सही है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें फंसेगा। इससे क्वेश्चन एक बाहर भी नहीं जाएगा। ये मैं लिख के दे सकता हूँ, दावा भी कह सकता हूँ, दावा करके भी। ठीक है ना। तो क्वेश्चन 7 कहता है आधुनिक राजनीति विज्ञान से संबंधित विचारक कौन है? डेविड ईस्टन। परंपरागत राजनीति विज्ञान से संबंधित विचारक हैं कौन? अरस्तु। ये चीज याद रखना। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है परंपरागत राजनीति विज्ञान के अध्ययन का प्रमुख प्रतिमान है कौन? विभक्त सभी कौन कौन है? राज्य, कानून, सरकार, जिसमें कौन है? सभी आ जाएंगे। और देखते हैं क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है राजनीति ऐतिहासिक विज्ञान है। ये कथन किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने दिया था। किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने दिया था ये। क्वेश्चन पॉलिटिक्स शब्द का उदय किस भाषा में है? ग्रीक भाषा में दे रखा है। किसका? ग्रीक भाषा में। राजनीति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है राजनीति विज्ञान का जनक। क्वेश्चन नंबर देख क्या कहता है। क्वेश्चन 13 कहता है प्राचीन यूनान में पुल्स शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता था? केवल नगर राज्य में किया जाता है। राजनीति विज्ञान को केवल राज्य के अध्ययन के रूप में परिभाषित करने वाले विचारक कौन था? तो हमारा आंसर हो जाएगा गार्नर हो जाएगा। सही आंसर क्या से गार्नर मेरा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 15 कहता है एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत किससे संबंधित है? राजनीतिक समानता संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है राजनीति विज्ञान का संबंध शक्ति, शासन अथवा सत्ता से है। किसने कहा? ये कहा डहल ने। रॉबर्ट ए डहल ने। राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है। ये किसने कहा? तो मैं डीमॉक ने कहा। किसने कहा? डीमॉक ने। क्वेश्चन 18 कहता है हमारा राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। यह किसने कहा? कैटलिन ने कहा। किसने? कैटलिन ने। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है किस विद्वान ने राजनीति विज्ञान को सर्वोच्चतम विज्ञान कहा? अरस्तु ने कहा। किसने? ये अरस्तु ने कहा। जब मैं राजनीति विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों को देखता हूँ तो मुझे परीक्षा प्रश्नों के प्रति नहीं वरना शीर्षक के प्रति खुद खेद होता है। उपयुक्त कथन किस विद्वान का दे रखा है? मेटलैंड का दे रखा है। किसने? मेटलैंड। अगला क्वेश्चन कहता है देखते हैं।
क्वेश्चन 21 कहता है ज्ञान की वर्तमान अवस्था में राजनीति शास्त्र का विज्ञान होना तो दूर की बात है, यह कलाओं में भी अत्यंत पिछड़ी हुई कला है। ये कहता है किसने दिया था? वकील ने दिया था। किसने? वकील ने दिया था ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला कहता है रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? प्लेटो। रिपब्लिक पुस्तक किसकी? प्लेटो की है। रिपब्लिक प्लेटो, ठीक है ना। पॉलिटिक्स ग्रंथ किसकी है? ये हमारे अरस्तु जी की। किसकी? अरस्तु जी की। ये राजनीति विज्ञान के जनक भी कहे जाते हैं अरस्तु को। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन में 24 कहता है द ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक के लिए कौन है? लास्की। कौन है? लास्की है हमारे। लास्की हमारा सही आंसर हो जाएगा। द ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स के पुस्तक के लेखक। परंपरागत राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र में सम्मिलित है। सभी हैं। कौन से? राज्य का अध्ययन, राजनीति संस्थाएं, राजनीतिक सिद्धांत, ये सभी आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है निम्न में से किस कारण से राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं माना जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा, इसमें सर्वमान्य सिद्धांतों का अभाव है। अगला क्वेश्चन कहता है, देखते हैं जरा। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा 26 नंबर, निम्न में से किस कारण से राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं माना जाता? तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? इसमें सर्वमान्य सिद्धांतों का अभाव है। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है राजनीति विज्ञान राज्य के अतीत की ऐतिहासिक खोज, राज्य के वर्तमान की विश्लेषणात्मक व्याख्या और उसके आदर्श स्वरूप की राजनीति विवेचना है। ये परिभाषा किस विद्वान ने दी थी? ये दी थी गेटेल ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है राजनीति विज्ञान सामाजिक मूल्यों के आधिकारिक निर्धारण का अध्ययन है। ये परिभाषा किसने दी थी? डेविड ईस्टन ने दी थी। अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को माना है सर्वोच्च विज्ञान। राजनीति विज्ञान को अरस्तु ने माना सर्वोच्च विज्ञान। ये चीज याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। राजनीति विज्ञान प्रयोगात्मक नहीं बल्कि पर्यवेक्षणात्मक विज्ञान है। ये कथन किसका है? यह है लावेल का। क्वेश्चन 31 कहता है निम्न में से कौन राजनीति विज्ञान को राज्य से संबंधित शास्त्र नहीं मानता है? वो मानता है डेविड ईस्टन नहीं मानता है। क्वेश्चन 32 कहता है शीले राजनीति विज्ञान को निम्न में से किससे संबंध बनाता है? तो हमारा सरकार से हो जाएगा। क्वेश्चन 33 कहता है निम्न में से कौन सी परंपरागत राजनीति विज्ञान की एक विशेषता है? तो वो हमारी मूल परकता। अगला क्वेश्चन कहता है देखिए जरा। सन 1948 में यूनेस्को द्वारा बुलाए गए सम्मेलन में राजनीति शास्त्र को निम्नलिखित में से क्या नाम दिया गया है? राजनीतिक विज्ञान दिया गया था। हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजनीति विज्ञान को निम्न में से किस कारण से राजनीतिक दर्शन नहीं कहा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन, राजनीति विज्ञान काल्पनिक है, यह क्योंकि गलत रखा है। राजनीति विज्ञान विज्ञानों कला दोनों हो, बिल्कुल सही बात है। राजनीति विज्ञान अस्पष्ट है, बिल्कुल सही बात है। निम्न में से कौन सा परंपरागत राजनीति विज्ञान का लक्षण नहीं है? तो ये हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, तथ्यों के अध्ययन पर बल। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है निम्न में से कौन सा विद्वान राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानता है? तो क्या क्रॉसमैन नहीं मानता है। कौन? क्रॉसमैन नहीं मानता है। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है ओडीगार्ड के अनुसार राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र है जो है संघर्ष व समस्याओं का अध्ययन। क्वेश्चन 39 कहता है हमारा राजनीति विज्ञान शक्ति के निर्धारण और सहभागिता का अध्ययन है। एक कथन निम्न में से किसका है? तो हमारा जो आंसर हो जाएगा लासबेल एवं कापलान, सही है ना। अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन 4 कहता है कैटलिन के अनुसार राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र है शक्ति का अध्ययन। क्वेश्चन 41 कहता है राजनीति विज्ञान में कुछ नया नहीं, कुछ सत्य नहीं और ऐसा कुछ भी नहीं जिसका कोई मतलब हो। ये कथन किसका है? इमर्सन का है। किसने कहा? इमर्सन का। हमारा सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर, इमर्सन का है। क्वेश्चन 42 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विचारक राजनीति विज्ञान को कला विज्ञान एवं दर्शन तीनों मानता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कैटलिन, सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में 43 कहता है राजनीति शब्द का प्रयोग सत्य कहाँ किया, किसने किया था? अरस्तु ने किया था राजनीति शब्द। याद है राजनीति की बुक भी है, अभी पढ़ाई थी ऊपर तक, ऐसी कोई सी थी। चलो अगले अगला पढ़ते हैं क्या कहता है हमारा। क्वेश्चन 44 कहता है राजनीति विज्ञान के आधुनिक
दृष्टिकोण का समर्थक कौन है? तुम्हारा हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा डेविड ईस्टन, कैटलिन, रॉबर्ट ए डलन। ये आपको वीडियो पहले क्या कहते हैं 2x में नहीं देखनी है, पहले आराम से देखनी है। लगभग वीडियो 3 घंटा की होगी। फिर आपको 2x वीडियो 2-3 बार देख लेंगे, टाइम आपके क्वेश्चन इसी में फंस जाएंगे सारे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण का समर्थक कौन है? हमारा हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा उपयुक्त सभी, लीकॉक, गेटल, गार्नर। निम्नलिखित में से कौन सा विचारक राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण से समर्थक है? हमारा हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा सीले। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विचारक राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण का समर्थक करता है? तो हो जाएगा मैक्स वेबर। अगला क्वेश्चन कहता है देखते हैं जरा, निम्न में से किसने राजनीति विज्ञान को मौसम विज्ञान की भांति अनिश्चित विज्ञान माना है? तो हमारा जो लॉर्ड ब्राइट ने माना है। क्या माना है? विज्ञान की भांति अनिश्चित विज्ञान। राजनीति विज्ञान का जन्म किस देश में हुआ था? यूनान में हुआ था। कहाँ हुआ था? यूनान में हुआ था राजनीति विज्ञान का जन्म। राजनीति विज्ञान मानव जीवन के किस पक्ष का अध्ययन करता है? राजनीति कर रहा है वो कन्फर्म है। राजनीति विज्ञान क्या है? ये पढ़ाई थी अभी। विज्ञान एक कला, विज्ञान तथा कला दोनों है। किधर गई, कहाँ पर थे मैं अपने वो क्वेश्चन नंबर 52 नंबर कहता है मेरा, राजनीति विज्ञान को इसलिए विज्ञान स्वीकार किया जाता है क्योंकि यह विज्ञान का वैज्ञानिक विधियों द्वारा अध्ययन करता है। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है किस विद्या ने राजनीति विज्ञान को मास्टर साइंस की संज्ञा दी है? अरस्तु ने दी है। राजनीति विज्ञान संबंधित है किससे? क्वेश्चन नंबर 54 कहता है राजनीति विज्ञान किस संबंधित है? राज्य, सरकार तथा मानवीय क्रियाओं के अध्ययन से। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि राजनीति सिद्धांत में 3 प्रकार के तत्व होते हैं? तथ्यात्मक, अनियमित तथा मूल्यात्मक। और यहाँ से हो जाएगा सी ऑप्शन, सेवा इन। 56 नंबर कहता है हमारा 1950 के दशक में निम्नलिखित में से किसने यह कहा कि राजनीति सिद्धांत डॉग हाउस में चला गया है? राइमन ने कहा था। कितने? राइमन ने कहा था कि डॉग हाउस चला गया राजनीति विज्ञान में। भारत। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, भारतीय नागरिकों के लिए राजनीति विज्ञान का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है क्योंकि हमारा हो जाएगा 3 नंबर, यह नागरिकों को अधिकारों तथा कर्तव्यों का बोध करता है। अगला टॉपिक है राजनीति विज्ञान का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध। सही है, सही है ना। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, राजनीति विज्ञान की जड़ कहा जाता है क्या? ये इतिहास एक प्रकार की, ठीक है ना। राजनीति विज्ञान इतिहास और राजनीति के बीच की कड़ी है, कथन किसका है? लॉर्ड ब्राइस का है। सभी सामाजिक शास्त्रों का जनक किसे कहा जाता है? समाजशास्त्र को। समाजशास्त्र शब्द जो है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है समाजशास्त्र तथा राजनीति विज्ञान दोनों के अध्ययन की इकाई क्या है? राज्य और समाज। अर्थशास्त्र के बिना राजनीति विज्ञान अवास्तविक एवं सारहीन ढांचा मात्र है, ये कथन किसका है? चार्ल्स बियोड का। नीति शास्त्र के अध्ययन के बिना राजनीति का अध्ययन व्यस्त है, ये कथन किसका है? लॉर्ड एक्टन का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, राजनीति विज्ञान और भूगोल के घनिष्ठ संबंध है क्योंकि भौगोलिक ज्ञान के अभाव में राजनीति विज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है राजनीति विज्ञान समाजशास्त्र का वह भाग है जो राज्य के आधारों व सरकार के सिद्धांतों का वर्णन करता है। ये परिभाषा किसने दी थी? ये दी थी पॉल जेनेट ने। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है निम्नलिखित में से किस विचारक ने राजनीति को मनोविज्ञान पर तथा मनोविज्ञान को भौतिकी एवं रेखा गणित पर आधारित किया था? हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा हॉफ ने। राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र को किसने प्रत्यक्ष किया था? तो हमारा जो आंसर हो जाएगा मैकियावेली ने। किसने किया था? मैकियावेली ने। एक राजनीति विज्ञानी को समाजशास्त्री होना चाहिए और एक समाजशास्त्री को राजनीति विज्ञानी, यह कहते किसने दिया था? गार्नर ने दिया था। ये राजनीति शास्त्र और समाजशास्त्र अखंड हैं तथा वास्तव में एक ही तस्वीर के दो पहलू हैं, एक कथन किस विद्वान दिया था? कैटलिन दिया था ये।
अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, राजनीति की जड़ें मनोविज्ञान में ही निहित हैं। ये कथन किसने दिया था? लॉर्ड ब्राइस ने दिया था। भूगोल निम्न में से किस क्षेत्र का अध्ययन करता है? भौगोलिक परिवेश का। क्वेश्चन में 15 कहता है, राजनीति विज्ञान तथा अर्थशास्त्र के संबंध में कौन सा गलत है? तुम्हारा ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। कौन सा? आर्थिक क्रियाओं का राजनीतिक व्यवस्था का प्रभाव नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, राजनीति विज्ञान एवं इतिहास के संबंध में कौन सा कथन एक दूसरे के पूरक है? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जो बात नैतिक दृष्टि से गलत है वह राजनीतिक दृष्टि से कभी सही नहीं हो सकती। ये कथन किसका है? एरिक फ्राम। अगला टॉपिक है, राजनीति विज्ञान के अध्ययन की पद्धति है उपागम। डेविड स्टन ने व्यवहारवाद के में कितने लक्षण बताए थे? कितने बताए थे? 8 बताए थे। व्यवहारवाद किस पर अधिक बल देता है? तकनीक एवं पद्धतियों पर। अगला क्वेश्चन कहता है, व्यवहारवाद का जनक जो किसे कहा जाता है? तो हमारा जो डेविड स्टन को कहा जाता है। व्यवहारवाद का आधार क्या है? अनुभववाद है। व्यवहारवाद मुख्य संबंध किससे है? राजनीतिक व्यवहार से। उत्तर, व्यवहारवाद बल देता है किस पर देता है? सभी पर देता है। हमारा मूल्य निरपेक्षता पर, राजनीतिक तटस्थता पर, ज्ञान का क्रियात्मक होना। क्वेश्चन 7 कहता है, कर्म तथा प्रासंगिकता पर कितने बल दिया? उत्तर, व्यवहारवाद। राजनीति विज्ञान का आधुनिक उपगम क्या है? व्यवहारवादी उपगम। दार्शनिक पद्धति प्रारंभ करने वाले विद्वान कौन थे? प्लेटो थे। वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति के जनक कौन है? अरस्तु हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, देखिए जरा, न्यू एस्पिरिट्स ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? चार्ल्स मेरियन है। कार्ल मार्क्स के द्वारा किस उपागम का प्रयोग किया गया था? ऐतिहासिक। ऐतिहासिक उपागम को भ्रांतिमूलक प्राणी की संज्ञा किसने दी थी? तो हमारा जो आंसर होगा डेविड ईस्टन ने दी थी। किसने? डेविड ईस्टन दी थी। ऐतिहासिक उपागम के मुख्य प्रतिपादक कौन है? शीले एवं फ्रीमैन। निम्न में से कौन ऐतिहासिक उपागम का समर्थक नहीं है? प्लेटो नहीं है। सही है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में जिस अध्ययन उपागम का अनुसरण किया था वह है आदर्शवादी तथा दार्शनिक। आदर्शवादी उपागम को अमूर्त निगमन किसने कहा? मिल ने कहा। निम्नलिखित में से कौन सा विचारक आदर्शवादी उपागम को स्वीकार नहीं करता है? तो हमारा जो आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। व्यवहारवादी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो हमारा जो आंसर हो जाएगा द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात। कब? द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात हुआ था। सही है ना। अमेरिका, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछ रहा है, अमेरिका में व्यवहारवाद का प्रवर्तक कौन है? चार्ल्स मेरियन है। व्यवहारवाद का मुख्य विचारक कौन है? डेविड ईस्टन है। व्यवहारवाद का सार तत्व कौन है? पर्यवेक्षण है। अस्पष्ट होने से गलत होना अच्छा है, यह धारणा किसकी है? व्यवहारवादियों की है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा 24 नंबर, निम्न में से कौन सी व्यवहारवाद की विशेषता नहीं है? तुम्हारा जो आंसर आएगा मूल लोक पर बल। ये नहीं है। ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स पुस्तक के लिए कौन है? ग्राहम बेलास है। उत्तर, व्यवहारवाद का समर्थक कौन है? डेविड ईस्टन है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए जरा, असंगतिपूर्ण परिशुद्धता की अपेक्षा अस्पष्ट होना अधिक अच्छा है, यह कथन एक किसकी धारणा है? तुम्हारा आंसर आएगा उत्तर व्यवहारवादी की। उत्तर व्यवहारवाद में बल दिया जाता है, किस पर दिया जाता है? उपादेयता एवं कृति दोनों पर। राजनीति विज्ञान के अध्ययन के ऐतिहासिक उपागम के समर्थक कौन है? फ्रीमैन है। कौन है? फ्रीमैन। राजनीतिक शास्त्र के अध्ययन में तुलनात्मक उपागम का प्रयोग किया जाता है सभी में। उस विद्वान का नाम बताइए जिसने राजनीतिक को दर्शन के अनुसार समझाने का प्रयास किया था।
प्लेटो ने किया था। राजनीति विज्ञान के अध्ययन की सर्वोच्चतम पद्धति कौन सी है? तुम्हारा जो आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक पद्धति। राजनीति विज्ञान के अध्ययन की वैज्ञानिक पद्धति के संबंध में कौन सा कथन गलत है? दार्शनिक, तुम्हारा जो 4 नंबर गलत हो जाएगा। जो दार्शनिक पद्धति वैज्ञानिक पद्धति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कहता है मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉ की रचना किस पद्धति के आधार पर की थी? तो आंसर हो जाएगा पर्यवेक्षणात्मक पद्धति। कौन सी? ये ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, सही है ना। क्वेश्चन 35 कहता है मनोवैज्ञानिक पद्धति के जनक कौन है? ग्राम बेलास। अगला क्वेश्चन कहता है अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स की रचना किस पद्धति के आधार पर की थी? तुलनात्मक पद्धति के आधार पर की थी। किसकी? तुलनात्मक पद्धति के आधार पर की थी। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है यह प्रतिक्रिया न होना, यह प्रतिक्रिया न होना यह प्रतिक्रिया न होकर क्रांति, यह सुधार है, प्रति सुधार नहीं। व्यवहारवाद के संबंध में कथन किसका है? तुम्हारा होगा डेविड ईस्टन का। मूल्य तटस्थता निम्न में से किसकी विशेषता है? व्यवहारवाद की विशेषता है। निम्नलिखित में से किस विद्वान का संबंध शिकागो स्कूल से है? वो हमारे चार्ल्स मेरिन का। उत्तर व्यवहारवाद के प्रवक्ता कौन थे? डेविड ईस्टन थे। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान को क्या बताया? अनुभवात्मक विज्ञान। व्यवहारवादी बल देते हैं किस पर देते हैं? अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण पर। व्यवहारवादी उपागम का प्रारंभ और विकास कहाँ हुआ था? अमेरिका में हुआ था। निम्नलिखित में से उत्तर व्यवहारवाद की मुख्य विशेषता है, कौन सी विशेषता है हमारी? तुम्हारा आंसर हो जाएगा सभी है। ये कौन सी है? ये सभी से हो जाएगा। अगला टॉपिक हमारा राज्य का उद्भव, प्रकृति तथा तत्व। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा राज्य की उत्पत्ति तथा विकास में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व संबंधित नहीं है? कौन सा नहीं है? धर्म नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। आधुनिक युग में सर्वप्रथम राज्य शब्द का प्रयोग किसने किया था? मैकियावेली ने किया था। यूनानी नगर राज्यों का लक्षण नहीं है, विशाल क्षेत्रफल। राज्य व्यक्ति का विराट रूप है, ये कथन किसका है? प्लेटो का है। आधुनिक राज्य क्या है? राष्ट्र राज्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा कह रहा है आधुनिक राष्ट्र राज्य के विकास का कारण नहीं है, कौन सा? पोस शाही। राज्य का सबसे आवश्यक तत्व कौन सा है? संप्रभुता। कौन सा राज्य का तत्व नहीं है? धर्म नहीं है, जनसंख्या, सरकार, भूभाग है। निम्न में से कौन सा राज्य का तत्व नहीं है? कौन सा राज्य नहीं है? राजस्थान नहीं है। क्वेश्चन 10 कहता है राज्य के आवश्यक तत्व कितने हैं? 4 हैं। और राज्य के चरण सरकार कितने? 3। किसने कहा कि राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है? T.H. ग्रीन ने कहा था। किसने कहा कि राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है? ये कहा था प्लेटो ने कहा था। किस विद्वान के अनुसार राज्य एक प्राकृतिक सत्ता है? अरस्तु के अनुसार। राज्य को साध्य मानने वाला विचारक कौन था? तुम्हारा जो बिल्कुल आंसर हो जाएगा प्लेटो और अरस्तु। कौन है? प्लेटो और अरस्तु थे। अगला क्वेश्चन क्या कहते देखते हैं जरा। कौन सा विचारक राज्य को नैतिक संस्था नहीं मानता है? तुम्हारा आंसर मैकियावेली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैकियावेली मेरा सही आंसर हो जाएगा। राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है, यह कथन किसका है? ये अरस्तु का है। भाई ये पीडीएफ बनाने पढ़ाने बहुत मेहनत लगती है, कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन कहता है देखते हैं जरा। अगला क्वेश्चन कहता है मेरा राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? मैकियावेली ने किया था। किसने कहा कि राज्य जीवन के लिए अस्तित्व में आया और सदजीवन के लिए अस्तित्व में बना हुआ है? ये कहा था अरस्तु ने। राज्य का वह विशेष तत्व कौन सा है जो राज्य को अन्य सभी संगठनों से अलग करता है? वो है संप्रभुता। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का तत्व नहीं है? सेना नहीं है। ये सैन्य गलत हो जाएगा। कौन सा नहीं है? भूभाग। कौन राज्य का तत्व है? भूभाग कोई नहीं, सही है ना।
अगला क्वेश्चन कहता है मेरा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का तत्व है? ये ऑप्शन सही हो जाएगा। सॉरी, राज्य के प्रमुख तत्वों में इनमें से कौन कौन नहीं है? संप्रभुता है, सरकार है, जनसंख्या है, लेकिन सेना नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है? समाज नहीं है इसमें, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का तत्व नहीं है? प्रशासन नहीं है। प्लेटो के अनुसार राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 5 या 40 होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखने कहता है, सुसंगठित जनसंख्या और छोटे राज्य किसकी विशेषता है? यूनानी नगर राज्य। इनमें से कौन सा राज्य का तत्व नहीं है? विदेशी नीति नहीं है। किसने यह माना कि राज्य एक नैतिक संस्था है जो मनुष्य के नैतिक विकास के लिए आवश्यक है? तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। आंसर नहीं दिख रहा है इसमें, ठीक है ना। अब इसे यहाँ पर आ जाते हैं थोड़ा। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, राज्य को विश्व आत्मा के रूप में किसने प्रस्तुत किया था? हीगल ने किया था, ठीक है। ग्रीक के अनुसार राज्य एक नैतिक संस्था है। क्या? एक राज्य एक नैतिक संस्था है, सही है। क्वेश्चन उत्तर कहता है, विख्यात दार्शनिक प्लेटो के अनुसार क्या है? राज्य व्यक्ति का बृहत रूप है। क्वेश्चन नंबर कहता है 42, राज्य के 4 अनिवार्य तत्व कौन कौन से हैं? देखो, सेना नहीं होगा, राष्ट्रता नहीं होगी, धर्म नहीं होगा, बचा कौन सा? 4 नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला टॉपिक है राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत। ये क्वेश्चन जो 23 और 24 में आए हुए हैं। राज्य को बनावटी संस्था मानते हैं। कौन मानते हैं? 2 नंबर हो जाएगा, हॉब्स मानते हैं, सही है। राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है? तो हमारा हो जाएगा 2 नंबर, दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत। शांति शक्ति सिद्धांत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है? शक्ति या बल। अगला क्वेश्चन आ गया हमारा, हॉब के अनुसार मनुष्य स्वार्थी तरह झगड़ालू है, सही है। हॉब्स की प्रमुख कृति कौन सी है? लिविथन है, सही है ना, लिविथन। दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत के अनुसार राज्य की रचना किसने की थी? किसी द्वारा की गई? ईश्वर के द्वारा की गई, सही है। अगला क्वेश्चन हमारा, सामाजिक समझौते के सिद्धांत का सार है जन सहमति। मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ होता है किंतु वह सर्वत्र बंधनों से बंधा हुआ है, एक कथन किसका है? रूसो का दे रखा है ये। राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है? दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत है। जॉन लॉक के अनुसार मनुष्य क्या है? एक नैतिक प्राणी है। अगला क्वेश्चन कहता है, हॉब्स की प्रमुख कृति कौन सी है? लेविथन। हॉब्स के अनुसार मनुष्य क्या है? एक स्वार्थी और झगड़ालू। ए ऑप्शन हो जाएगा। सोशिकल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? रूसो के द्वारा लिखी गई। राज्य के सामाजिक समझौते सिद्धांत से संबंधित हैं लॉक। राज्य की उत्पत्ति के प्रतिसत्तात्मक सिद्धांत का मुख्य समर्थक कौन है? सर हेनरी मैन। अगला क्वेश्चन कैसे देखते हैं, राज्य बलवानों द्वारा कमजोरों को अधीन बनाने का परिणाम है, यह कथन राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत से संबंधित है शक्ति सिद्धांत। किसने कहा कि राज्य के बाहर या उसके विरुद्ध कुछ भी नहीं, सब कुछ राज्य में ही सन्निहित है? कथन मुसोलिनी ने कहा था। हॉब्स लॉक तथा रूसो राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत के साथ संबंधित हैं? तुम्हारा आंसर हो जाएगा सामाजिक समझौता सिद्धांत। अगला क्वेश्चन कहता है, राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौता सिद्धांत प्रतिपादित करता है? यह आंसर होगा राज्य बनने से पहले मनुष्य प्रकृति अवस्था में रहता है। सामाजिक समझौता सिद्धांत के अनुसार राज्य किसका परिणाम है?
समझौते का। हॉब्स ने किस पुस्तक में सामाजिक समझौते के सिद्धांत की विवेचना की है? लेविथन। सही है ना, ये हॉब्स की पुस्तक है ये। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? लेविथन पुस्तक किसके लिए हुआ? हॉब्स। सही है ना। अगला क्वेश्चन कहता है हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मानव का स्वभाव कैसा था? एक स्वार्थी था। यह कथन किसका है? प्राकृतिक अवस्था युद्ध की अवस्था है, ये कहता हॉब्स ने कहा था। हॉब्स की पुस्तक में लेविथन। सही है, लेवियथन। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में किस प्रकार की थी? युद्ध की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा कि प्राकृतिक अवस्था में प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का शत्रु था? ये कहता हॉब्स ने कहा। हॉब्स की कौन सी बुक है? लेवियथन। जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में किस प्रकार की थी? शांति व सहयोग। लॉक के अनुसार पहले समझौता कौन सा था? सामाजिक। समझौते के पश्चात लॉक ने राज्य व्यवस्था का स्वरूप बतलाया, सीमित शासन तंत्र। क्वेश्चन में कहता है 30 निम्न में से कौन सा विचारक सामान्य इच्छा के सिद्धांत के साथ संबंधित है? यह रूसो। क्वेश्चन नंबर कहता है मेरा रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था का स्वरूप कैसा था? प्राकृतिक अवस्था स्वतंत्रता की अवस्था थी। रूसो का संप्रभु है सामान्य इच्छा। निम्नलिखित में से किसने सामाजिक समझौते के सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया था? अरस्तु ने नहीं किया था। अरस्तु सामाजिक समाज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलो कोई देखें। अरस्तु राजनीतिक विज्ञान के कौन है? लेखक हैं कह सकते हैं, इन्हीं को। सही है ना। अगला क्वेश्चन कहता है राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत ने राज्य को क्रमिक विकास का परिणाम माना है? ऐतिहासिक एवं विकासवादी सिद्धांत। किस सिद्धांत के अनुसार राज्य विकास का परिणाम है, का सृजन नहीं? कहता है विकासवादी सिद्धांत। अगला क्वेश्चन कहता है विकासवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति का तत्व क्या है? सभी हो जाएंगे, रक्त संबंध, शक्ति, धर्म, सभी हो जाएगा। सही है ना। अगला क्वेश्चन कहता है राज्य की उत्पत्ति का सर्वाधिक स्वीकृत सिद्धांत कौन सा है? ऐतिहासिक अथवा विकासवादी सिद्धांत। सावयव सिद्धांत का विधिवत प्रतिपादन किस विद्वान ने किया था? हर्बर्ट स्पेंसर। मार्क्सवाद में राज्य की अवधारणा। अगला क्वेश्चन कहता है मेरा मार्क्सवाद में राज्य की अवधारणा क्या है? एक उत्पीड़न यंत्र की भांति है। कार्ल मार्क्स ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? वर्ग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है मेरा राज्य केवल एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से एक वर्ग दूसरे का शोषण करता है। किसने कहा था? ये कहा था कार्ल मार्क्स ने कहा था। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत नहीं है? तो यह कल्याणकारी सिद्धांत। निम्न में से कौन सा राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत नहीं है? कौन सा जाएगा? ऑस्टिन का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन देखते हैं मार्क्सवाद का अंतिम आदर्श क्या है? तो हमारा जो आंसर हो जाएगा राज्य विहीन तथा वर्ग विहीन समाज की स्थापना। सामाजिक समझौते सिद्धांत में दो समझौते की बात किस विचारक ने की थी? ये की थी लॉक ने। कौन सामाजिक समझौते के सिद्धांत के संबंधित नहीं है? ऑस्टिन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है किसने कहा कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य आदर्श बर्बर था? ये कहा था रूसो ने कहा था। मार्क्स के अनुसार राज्य क्या है? शोषण का एक यंत्र है। निम्नलिखित में सिद्धांतों में किसका संबंध राज्य की उत्पत्ति से है? तो यह शक्ति सिद्धांत। अगला क्वेश्चन कहता है किस विचार के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य एकाकी, असहाय, गंदा, पाशविक और अल्पायु था? तो यह होगा हॉब्स। राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत को अन्य किस नाम से जानते हैं? विकासवादी सिद्धांत।
राज्य की उत्पत्ति का ऐतिहासिक सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति में निम्न में एक कारक नहीं मानता। तुम्हारा जो आंसर होगा संस्कृति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है मार्क्स की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? दास कैपिटल हो जाएगी। मार्क्स के अनुसार राज्य क्या है? एक वर्गीय संस्था है। राज्य की उत्पत्ति के मार्क्स सत्तावन सिद्धांत का समर्थक है। ये सभी नहीं, ये आएगा मार्गन। निम्न में से किसने निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया था? हॉब्स ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक समझौते का सिद्धांत किससे संबंधित है? राज्य की उत्पत्ति से। सामाजिक समझौते के सिद्धांतों के तीन प्रमुख प्रतिपादक कौन कौन थे? एक तो हॉब्स, लॉक और रूसो। सामाजिक समझौते का सिद्धांत हॉब्स ने अपनी किस पुस्तक में दिए थे? लीवियथन में दिए थे, याद है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य वर्ग संघर्ष की उत्पत्ति का कथन किसका है? कार्ल मार्क्स का। स्टेट एंड रेवोल्यूशन पुस्तक के लेखक कौन है? लेनिन। निम्नलिखित विचारकों में दास कैपिटल किसकी पुस्तक है? कार्ल मार्क्स की। सही है ना। अगला टॉपिक हमारा है राज्य के कार्यों के सिद्धांत। क्वेश्चन पहले कहता है कि निम्न में से कौन सा कार्य राज्य का अनिवार्य कार्य नहीं है? तुम्हारा आंसर हो जाएगा मनोरंजन की व्यवस्था। अगला क्वेश्चन कहता है मेरा निम्न में कौन सा राज्य का अनिवार्य कार्य है? बाह्य आक्रमणी रक्षा करना। निम्न में कौन सा कार्य राज्य के ऐच्छिक कार्यों की श्रेणी में आता है? व्यापार एवं उद्योग नियंत्रण। जो राज्य अपने नागरिकों को व्यापक सामाजिक सेवाएं उपलब्ध कराता है उसे क्या कहा जाता है? कल्याणकारी राज्य। अगला क्वेश्चन कहता है उदारवाद का मौलिक सिद्धांत है एक व्यय विवेक सिद्धांत, स्वतंत्रता। उदारवाद का जनक किसे माना जाता है? लॉक को माना जाता है। उदारवाद का कट्टर विरोधी क्या है हमारा? फांसीवाद। निजी संपत्ति सामाजिक न्याय की मांग है, विचार किसका है? उदारवाद। कौन से विचारक बहुलवाद से संबंधित हैं? बारकर और लास्की। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? सभी हो जाएगा उनसे राजनीतिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा। अगला क्वेश्चन कहता है मेरा उदारवादी राज्य को किस रूप में जानते हैं? राज्य एक कल्याणकारी संस्था है। उदारवादी राज्य को कौन से कार्य सौंपते हैं? कल्याणकारी। अगला क्वेश्चन कहता है मेरा निम्नलिखित में से कौन सा राज्य को एक आवश्यक बुराई मानता है उदारवादी? समाजवादी राज्य को मानते हैं क्या मानते हैं? एक अच्छी संस्था मानते हैं। क्या मानते हैं? एक अच्छी संस्था। समाजवाद किससे संबंधित है? आर्थिक समानता। लोक कल्याणकारी राज्य वह राज्य जो अपने नागरिकों के लिए व्यापक मात्रा में सामाजिक सेवा प्रदान करते हैं। कथन किसका है? कांट का है। कल्याणकारी राज्य का मूल संरचना क्या है? उदारवाद व समाजवाद। अगला क्वेश्चन कहता है मेरा आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत का मार्ग किसने प्रस्तुत किया था? ग्रीन ने किया था। निम्नलिखित में से किस चिंतक का संबंध लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा से नहीं है? हमारा जो उत्तर हो जाएगा विल्फ्रेडो पेरेटो। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है मेरा राज्य एक आवश्यक बुराई है यह कथन किस विचारधारा से संबंधित है? व्यक्तिवाद से। निम्नलिखित में से विद्वानों में कौन समाजवाद का समर्थन नहीं करता है? एडम स्मिथ नहीं करते हैं। वुडलो विल्सन के अनुसार निम्न में से कौन सा कार्य राज्य का ऐच्छिक कार्य है? श्रम कानून बनाना। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है मेरा निम्नलिखित में से कौन सा राज्य को कार्य का उदारवाद सिद्धांत है? उपयोगितावाद। बहुलवादी राज्य को मानते हैं क्या मानते हैं? अन्य समुदाय की भांति एक समुदाय। अगला क्वेश्चन कहता है मेरा
समाजवाद गिलक्रिस्ट के अनुसार रंग बदलने वाला मंतव्य है। यह कथन किसने दिया था? रैमजे मेयर ने दिया था। कौन सी विचारधारा राज्य को एक साध्य के रूप में स्वीकार नहीं करती है? व्यक्तिवाद नहीं करती है। क्या नहीं करती? एक साध्य के रूप में स्वीकार नहीं करती है। अगला क्वेश्चन है, वह सरकार श्रेष्ठ है जो न्यूनतम शासन करती है। यह कथन किस विचारधारा से संबंधित है? व्यक्तिवाद। बहुलवादी राज्य में होते हैं, क्या होता है? राज्य की शक्ति में कटौती। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है, बहुलवाद का समर्थन किस विचारक ने किया? लास्की। कल्याणकारी राज्य का ऐच्छिक कार्य क्या है? शिक्षा का प्रसार। कल्याणकारी राज्य साम्यवाद और अनियंत्रित व्यक्तिवाद के मध्य एक का समझौता है। कथन किसका है? हॉफमैन का है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है मेरा, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम विश्व का ध्यान पुलिस राज्य का धारण के स्थान पर कल्याणकारी राज्य की धारणा आकर्षित किया? तो आंसर हो जाएगा लास्की ने किया ये चीज। आधुनिक राज्य है लोक कल्याणकारी राज्य। लोक कल्याणकारी राज्य मुख्य सुनिश्चित करता है जवाब देता। गांधी जी की लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के संबंध में निम्नलिखित क्या सही है? समाज के सभी वर्गों का कल्याण। लोक कल्याणकारी राज्य की समस्या है उपयुक्त सभी। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के विकास में किस देश का सर्वाधिक योगदान रहा है? इंग्लैंड का। अगला क्वेश्चन देखने क्या कहता है, लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा का पथ प्रदर्शक विचारक है कौन सा? लास्की। क्वेश्चन 49 कहता है, बेंथम के अनुसार राज्य का उद्देश्य है अधिकतम व्यक्ति का अस्तित्व सुख। ऑप्शन सही हो जाएगा। अगली हमारा टॉपिक है संप्रभुता प्रभुसत्ता। क्वेश्चन कहता है हमारा, प्रभुसत्ता का जन्म समझौते के परिणाम स्वरूप होता है। इस विचार के प्रतिपादक कौन है? लॉक और रूसो है। प्रभुसत्ता का अर्थ है आंतरिक और बाह्य क्षेत्र में राज्य की सर्वोच्चता। अगला क्वेश्चन कहता है मेरा, औपचारिक अथवा नाम मात्र की प्रभुसत्ता का सर्वोच्च उदाहरण है ब्रिटेन का सम्राट। ऑस्टिन के अनुसार प्रभुसत्ता किसमें निहित होती है? निश्चित व्यक्ति या व्यक्ति के समूह में। अगला क्वेश्चन कहता है मेरा, बहुलवाद में निम्नलिखित के विचार नहीं है। कानून संप्रभु की आज्ञा है। प्रभुसत्ता का तर्क ऐतिहासिक है ना कि निरंकुश। एक कथन किसने दिया था? लास्की ने दिया था। अगला क्वेश्चन कहता है मेरा, संप्रभुता की एक तत्वपरक अवधारणा प्रधानता स्वीकार करती है स्थापित विधि की। संप्रभु की सत्ता पर निम्न में से कौन सा एक प्रतिबंध जो बौद्ध स्वीकार करता है? प्रकृति ईश्वर के कानून। सीमित संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया लॉक ने। संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? जॉन ऑस्टिन। कौन सी विचारधारा संप्रभुता को वर्ग शांति मानती है? मार्क्सवाद। लोकप्रिय संप्रभुता का जनक किसे माना जाता है? रूसो को। संप्रभुता एक प्रमुख विशेषता है राज्य की। कौन सी संप्रभुता की विशेषता नहीं है? अस्थायी नहीं है। सोविरगेंटी शब्द किस भाषा से लिया गया है? लैटिन भाषा से लिया गया। क्वेश्चन 16 कहता है, संप्रभुता राज्य की सर्वोपरि इच्छा होती है। इसे किसने कहा था? बिलोवी ने। अगला क्वेश्चन कहता है, संप्रभुता नागरिकों व प्रजाजनों के ऊपर राज्य की सर्वोच्च शक्ति है। किसने कहा था? ये कहा था बोधा ने। संप्रभुता की प्रमुख विशेषता क्या है? अधेयता है। निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता का तत्व विशेषता नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय मान्यता। अगला क्वेश्चन कहता है, कानूनी संप्रभुता की अवधारणा संबंध है ऑस्टिन से। ऑस्टिन की पुस्तक का नाम क्या है?
लेक्चर ऑफ जर्नीस्प्रूडेंस, लेक्चर ऑफ जरिस्प्रूडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? अब हाल बता दे। ऑस्टिन। 100 ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑस्टिन की पुस्तक जो है ये कब प्रकाशित हुई थी? 1832 में। निम्न में कौन कानूनी संप्रभुता का समर्थक नहीं है? रूसो नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत का सबसे कट्टू आलोचक था? सर हेनरी मेन। लोकप्रिय संप्रभुता निहित रहती है किसमें? जनता में। निम्नलिखित में से कौन विद्यमान संप्रभुता की एकल अवधारणा से संबंधित नहीं है? तुम्हारा आंसर हो जाएगा लास्की। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। बहुलवाद का प्रमुख समर्थक है कौन? GDH कोल। निम्न में से कौन बहुलवाद का प्रमुख समर्थक है? लास्की। बहुलवादियों के अनुसार प्रभुसत्ता निहित है किसमें होती है? केवल राज्य में। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। बहुलवादियों ने प्रमुख रूप से किस सिद्धांत पर आपेक्ष किया है? तो आंसर आएगा ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत। निम्न में से कौन संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का पोषक नहीं है? तो हो जाएगा हीगल। संप्रभुता सुनिश्चित मानव श्रेष्ठ में निवास करती है किसने प्रतिपादित किया? तो मेरा जो आंसर होगा ऑस्टिन ने किया। ऑस्टिन की पुस्तक है, याद रखना ध्यान में। अगला क्वेश्चन देखा। सर्वप्रथम सोबरेंटी शब्द का प्रयोग किसने किया था? बोंदा ने। अगला क्वेश्चन कहता है रूसो द्वारा प्रतिपादित सामान्य इच्छा के सिद्धांत में संप्रभुता का कौन सा स्वरूप प्रकट होता है? जन संप्रभुता। संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादक जॉन ऑस्टिन किस देश के निवासी थे? कहाँ के थे? ये थे ग्रेट ब्रिटेन के। जितनी प्रभुसत्ताएं होती हैं उतनी ही राज्य होते हैं, कथन किसका है? गेटेल का है। अगला क्वेश्चन क्या था मेरा। क्योंकि समाज संघीय है इसलिए सत्ता भी संघीय होनी चाहिए, एक कथन किसका है? लास्की का है। निम्न में से किस देश में नाम मात्र की संप्रभुता का अस्तित्व है? नेपाल। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए जरा। संप्रभुता से क्या आशय है? सर्वोच्च सत्ता आयु। अंतर्राष्ट्रीय अथवा बाह्य संप्रभुता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ग्रोसियस ने। संप्रभुता किसमें निवास करती है? राज्य में करती है। राजनीतिक संप्रभुता से क्या तात्पर्य है? राज्य की संप्रभुता। निम्न में से कौन सी संप्रभुता की विशेषता तत्व नहीं है? कौन सा नहीं है? विभाज्यता। रूसो के अनुसार संप्रभुता निवास किसमें करती है? सामान्य इच्छा में। ऑस्टिन के अनुसार संप्रभुता किसमें निवास करती है? राज्य में करती हुई। ऑस्टिन के अनुसार पूछ रहा है तो मेरा आंसर होगा संविधान में। मर्यादित संप्रभुता का समर्थक था कौन? लॉक था लॉक। अगला क्वेश्चन कहता है रूसो ने निरंकुश संप्रभुता की अवधारणा को किससे ग्रहण किया था? हॉब्स से किया था, हॉब्स से। संप्रभुता की वैधानिक अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? हॉब्स ने किया था। हॉब्स ने, सही है ना। कानूनी संप्रभुता की विशेषता क्या है? निश्चित एवं यथार्थ। कानूनी संप्रभुता का समर्थन किसने किया था? तो मेरा जो आंसर हो जाएगा कानूनी संप्रभुता की विशेषता क्या है? अनिश्चितता में स्थित है। पूछ रहा है कानूनी संप्रभुता का समर्थन किसने किया था? डाइसी ने किया था। वह शक्ति राजनीतिक संप्रभु है जिसकी इच्छा को अंतिम रूप से राज्य के नागरिक मानते हैं, कथन किसका है? डाइसी का है। अगला क्वेश्चन कहता है मेरा प्रभुसत्ता वह अंतिम और अमर्यादित अधिकार है जिसकी इच्छा से ही नागरिक कुछ कर सकते हैं, कथन किसका है? जैक्स का है। बोंदा ने प्रभुसत्ता पर कौन सी सीमा आरोपित लगाई? ये दोनों लगाई, आरबा। संप्रभुता के विचार को राजनीतिक शास्त्र को हटा देना चाहिए, किसका मत है? ये क्रैब का है, क्रैब का। अगला क्वेश्चन कहता है मेरा रूसो ने किस प्रकार की संप्रभुता का प्रतिपादन किया था? लोकप्रिय किया था किसने? रूसो ने। बहुलवाद ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत है एक विरोधी।
स्वयं पर, स्वयं के शरीर और मस्तिष्क पर व्यक्ति संप्रभु है। यह कथन किस विचारक का है? यह है J.S. मिल का। अगला अगला टॉपिक हमारा कानून। चलते हैं, पहले क्वेश्चन कहता है जो ला शब्द है, ला शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में हुई है? ट्यूटन में हुई है, ट्यूटन। कानून और स्वतंत्रता परस्पर विरोधी हैं, विचार किसका है? डायसी का है। अगला क्वेश्चन कहता है मेरा कानून की अधिकतम पालन की अधिकतम स्वतंत्रता है, विचार किसने दिया था? रूस ने दिया था। कानून के संबंध में ऐतिहासिक विचारधारा का समर्थक कौन है? हेनरी मेन। अगला क्वेश्चन कहता है मेरा राज्य कानून के शिशु और जनक दोनों हैं, ये कथन किसने दिया था? मैकाइवर ने। कानून संप्रभु का आदेश है, ये कथन किसका है? ऑस्टिन का ये कथन। निम्नलिखित में से कौन सा कानून का प्राचीनतम स्रोत है? रीति रिवाज। कानून का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? विधानमंडल। अगला क्वेश्चन कहता है मेरा निम्नलिखित में से कौन सा कानून का स्रोत नहीं है? प्रजातंत्र नहीं है, विधायिका है, रीति रिवाज है, औपचारिकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कानून का स्रोत नहीं है? प्रजातंत्र, रीति रिवाज है, औचित्य, विधायिका। प्रचार नहीं है। प्रचार करने क्या है? कानून स्रोत है? नहीं है। कानून का आधार होना चाहिए, क्या होना चाहिए? जनमत। विधायिका का क्या तात्पर्य है? कानून बनाना। अगला क्वेश्चन कहता है मेरा कानून उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया एक आदेश है। कानून की यह परिभाषा किसने दी थी? ऑस्टिन ने दी थी। कानून की विशेषता नहीं है समीपता। कानून का स्रोत न कौन सा नहीं है? शिक्षा। कानून के विश्लेषणात्मक सिद्धांत का समर्थक कौन है? ऑस्टिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है अच्छे कानून का लक्षण कौन सा नहीं है? जटिलता। अच्छे कानून का आधार होना चाहिए जनमत। अगला क्वेश्चन कहता है मेरा निम्न में से कौन सा कथन सही है? कानून संप्रभु का आदेश सही है। स्वतंत्रता और कानून क्या एक दूसरे के विरोधी? गलत, ये नहीं होगा। एक एक दूसरे के पूरक है, सॉरी, एक दूसरे के पूरक है। प्रसिद्ध आदर्शवादी विचारक बेंथम के अनुसार विधि कानून का लक्ष्य क्या होना चाहिए? अधिकतम व्यक्ति का अधिकतम सुख होना चाहिए। तो हमारा हो जाएगा, यही सही हो जाएगा, ये ऑप्शन। अगला टॉपिक हमारा दंड। चलो पढ़ते दंड क्या कहता है। कौन सा एक दंड का सिद्धांत नहीं है? वितरणात्मक नहीं है। आंख के बदले आंख का विचार किस सिद्धांत से संबंधित है? प्रतिशोधात्मक। दंड एक प्रकार की सामाजिक निंदा है तथा इसमें शारीरिक यातना देना आवश्यक नहीं है। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा दंड एक प्रकार की सामाजिक निंदा है तथा इसमें शारीरिक यातना देना आवश्यक नहीं है। उक्त कथन किसका है? ये कथन दे रखा है M.J. सेथला का। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारा, पढ़िएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, जरूर फंसेंगे आपके, चिंता मत करना। ये वीडियो 2-3 बार देखना। एक बार टू के स्पीड देखना, एक बार नॉर्मल देखना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा दंड के प्रतिशोधात्मक सिद्धांत का समर्थक है? ग्रांट और हीगल। दंड व्यवस्था का कौन सा सिद्धांत आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत की बात करता है? प्रतिशोधात्मक सिद्धांत। निम्न में से किस विचारक ने मृत्युदंड का विरोध किया? किसने किया? बेंथम ने किया था। अगला क्वेश्चन कहता है मेरा किस विद्वान का अभिमत है कि दंड में भावना अथवा दुर्लभता से काम नहीं किया जाना चाहिए? बेंथम ने कहा था। अच्छी बात कही थी वैसे बेंथम ने तो। अगला क्वेश्चन कहता है मेरा दंड का प्रतीकात्मक सिद्धांत आधारित है किस पर? निवारक सिद्धांत पर। निम्न में से किस देश ने मृत्यु दंड सम्मत नहीं किया है? भारत ने किया है, सबने कर दिया है, सही है ना। यदि दंड का उचित प्रयोग नहीं होता है तो बलवान मनुष्य निर्बलों को वैसे ही खा जाते हैं जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को। ये किसने कहा था? कौटिल्य ने कहा था। कौटिल्य ने अच्छी बात कही है। बेंथम दंड के किस सिद्धांत का समर्थक है? सुधारात्मक सिद्धांत। अगले टॉपिक हमारा स्वतंत्रता और समानता, सही है ना। अगला क्वेश्चन कहता है मेरा
सतत जागरूकता की ही स्वतंत्रता की कीमत है, ये कथन किसका है? लॉर्ड ब्राइस का है। चुनाव लड़ने के अधिकार का संबंध किससे है? राजनीतिक स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन कहता है मेरा, चुनाव लड़ने के अधिकार का संबंध किससे है? चुनाव जो लड़ने का अधिकार का संबंध किससे? राजनीतिक स्वतंत्रता से। ये पता ही होगा, सही है ना। अगला क्वेश्चन कहता है मेरा, निम्न में से कौन सा वक्तव्य सही है? कानून स्वतंत्रता से साधक है, नकारात्मक स्वतंत्रता का लक्षण है, बंधनों का अभाव। अगला क्वेश्चन कहता है मेरा, सकारात्मक स्वतंत्रता के लिए आवश्यक होना चाहिए क्या? उपयुक्त सभी, समान अवसर, अधिकार, जन कल्याणकारी राज्य। सही है ना। अगला क्वेश्चन कहता है मेरा, स्वतंत्रता की रक्षा के लिए आवश्यक नहीं होना चाहिए क्या? संघात्मक शासन व्यवस्था। असमानता के उदय का प्रमुख कारण माना जाता है निजी संपत्ति का उदय। आधुनिक युग की प्रमुख आवाज है कानूनी समानता। समानता का सर्वोत्तम स्पष्टीकरण है न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति। अगला क्वेश्चन कहता है मेरा, राजनीतिक स्वतंत्रता किसका पर्याप्त मानी जाती है? प्रजातंत्र। ग्रीन ने स्वतंत्रता की परिभाषा किस प्रकार से दी? करने योग्य काम करने की क्षमता। जाति एवं रंगभेद विरोधी आंदोलन की किस समानता की मांग करते हैं? सामाजिक समानता की। अगला क्वेश्चन कहता है मेरा, समानता का अर्थ है व्यक्ति के विकास के समान अवसर। एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत के संबंधित है? राजनीतिक समानता से। सकारात्मक स्वतंत्रता का विचार संबंधित है किससे? समाजवाद से। अगला क्वेश्चन कहता है मेरा, किसने कहा कि स्वतंत्रता अतिशासन की विरोधी है? ये कहा था सीले ने कहा था। सही है ना। अगला क्वेश्चन कहता है, एक बार और ध्यान दें, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में, मुफ्त। सही है ना। तो अगला क्वेश्चन कहता है मेरा, जहाँ कानून नहीं है वहाँ स्वतंत्रता नहीं है, किसने कहा था? लॉक ने कहा था। किसने कहा था? लॉक ने कहा। नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक विचारक है गिल। सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक विचारक है लास्की। अगला क्वेश्चन कहता है मेरा, नैतिक स्वतंत्रता के समर्थक विचारक हैं प्लेटो, कांट और ग्रीन। कौन सा विचारक समानता का विरोधी है? अरस्तु। कौन है विरोधी समानता का? अगला क्वेश्चन कहता है, स्वतंत्रता और समानता के पुजारी के रूप में याद किया जाता है जेफरसन। किस विद्वान ने कहा कि स्वतंत्रता ऐसे कार्य करने और उपभोग करने की शक्ति का नाम है जो करने योग्य या उपभोग के योग्य हो? टी.एच. ग्रीन। किसने कहा कि जहाँ नियंत्रण होता है वहीं स्वतंत्रता का अस्तित्व होता है? ये कहा था बिलोबी ने। अगला क्वेश्चन कहता है मेरा, राजनीतिक स्वतंत्रता का तात्पर्य किससे है? राज्य के कार्यों में सक्रिय भाग लेना। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता का संरक्षक नहीं है? अधिनायकवाद। समानता एक रूपता की शक्ति नहीं अपितु समान अवसरों की व्यवस्था है। यह शब्द किससे है? साल्की से है। साल्की से, लास्की से है। अगला क्वेश्चन कहता है मेरा, आर्थिक समानता का तात्पर्य है किससे है? सभी को न्यूनतम आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने का अवसर। राजनीतिक समानता का अर्थ है राजनीतिक अधिकारों में समानता। अगला क्वेश्चन कहता है मेरा, एक कथन किसका है कि आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता एक भ्रम मात्र है? ये कहता है मेरा जी.डी.एच. कोल। समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा ही व्यर्थ हो गई है। ये कथन किसका है? लॉर्ड एक्टन का है। स्वतंत्रता और कानून एक दूसरे क्या है? पूरक हैं।
अगला क्वेश्चन कहता है मेरा, नागरिक स्वतंत्रता का एक पहलू है संपत्ति व जीवन की स्वतंत्रता। राजनीतिक स्वतंत्रता का पहलू है मत देने की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का नकारात्मक अर्थ है अपनी इच्छानुसार कुछ करने की छूट। अगला क्वेश्चन कहता है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता का संबंध राष्ट्रीय स्वतंत्रता का संबंध प्रभुसत्तापन राज्य से है। स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निम्न में से किसका होना अनिवार्य नहीं है? किसका नहीं होना? धर्मनिरपेक्षता का। ये ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन 39 कहता है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दे रखा है? अनुच्छेद 14 में दे रखा है। सही है ना? इसमें स्वतंत्रता का अधिकार दे रखा है 19 में। सही है ना? बार का समर्थक है कानूनी तथा सामाजिक समानता का। सकारात्मक अर्थ में समानता से क्या तात्पर्य है? तुम्हारा जो आंसर हो जाएगा, सभी को उचित अवसर उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन कहता है मेरा, क्या कहता है देखिए जरा, कानून के सम्मुख समानता का अधिकार निम्न में से क्या है? नागरिक अधिकार है। समानता का जो रूप है तो सभी हो जाएगा, सामाजिक समानता, आर्थिक समानता, राजनीतिक समानता। कानूनी समानता के लिए आवश्यक है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायालय। विशिष्ट वर्ग का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसका विरोधी है? राजनीतिक समानता का। अगला क्वेश्चन देखने का कहता है, किसने कहा कि नकारात्मक स्वतंत्रता सकारात्मक स्वतंत्रता से उच्च होती है? ये कहता है इसी आहावर्लन ने। सकारात्मक स्वतंत्रता के लिए क्या आवश्यक है? उपयुक्त सभी अधिकारों का होना, समानता का होना, जन कल्याणकारी राज्य का होना। अगला क्वेश्चन कहता है मेरा, 20वीं शताब्दी में स्वतंत्रता के नकारात्मक दृष्टिकोण के प्रमुख प्रतिपादकों में से एक हैं इसी आहावर्लन। सकारात्मक स्वतंत्रता के लिए अधिकारों की आवश्यकता प्रतिपादित करने वाले विचारक कौन थे? लास्की थे। अगला टॉपिक हमारा न्याय। तो क्वेश्चन में न्याय संबंध ये 2023 में 24 में आया हुआ है। न्याय के आधुनिक दृष्टिकोण का मुख्य सरोकार क्या है? हमारा सामाजिक न्याय। जहाँ न्याय देखते हुए नई आंसर हो जाएगा, ये चीज याद रखना। कमजोर तथा मजदूर वर्ग के शोषण के उन्मूलन को न्याय की संज्ञा देते हैं मार्क्सवादी। देते हैं कौन? देते हैं मार्क्सवादी। अगला क्वेश्चन कहता है मेरा, भारतीय संविधान में न्याय शब्द कहाँ लिए गए? प्रस्तावना से लिया गया है। न्याय की अधिकतम प्राप्ति कहाँ होती है? लोकतंत्र में होती है। न्याय में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व होता है? निष्पक्षता। अगला क्वेश्चन कहता है, यूनान में न्याय की अवधारणा प्रचलित थी नैतिक। किस लैटिन शब्द से जस्टिस अर्थात न्याय शब्द की उत्पत्ति हुई है? जस से हुई है। निम्नलिखित में से कौन सा न्याय की अवधारणा के आयाम से संबंधित नहीं है? वैयक्तिक न्याय। अगला क्वेश्चन कहता है मेरा, शक्तिशाली का हित साधन ही न्याय है, किसका कथन है? यह थ्रेसीमेकस का। निम्न में से किसने न्याय को सद्गुण के रूप में परिभाषित किया है? प्लेटो ने। अगला क्वेश्चन कहता है मेरा, जिन राज्यों में न्याय नहीं होता वह डाकुओं का समूह है, ये शब्द किसने दिया था? ऑगस्टाइन ने दिया था। न्याय का सार्वलौकिक आधार तत्व कौन सा है? सत्य एवं स्वतंत्रता। न्याय का सार्वलौकिक तत्व है न्याय समानता पर बल देता है। न्याय के लिए आवश्यक है स्वतंत्रता नेपाल का। अगला क्वेश्चन कहता है मेरा, कानूनी न्याय का लक्षण है? 3 नंबर जो कानूनी व्यवस्था बनाए रखना। सामाजिक न्याय का उद्देश्य क्या है? अन्याय का उन्मूलन। सामाजिक न्याय पर बल देता है मार्क्सवाद देता है।
न्यायपालिका का कार्य क्या होता है? जो न्यायपालिका का कार्य होता है मेरा, निर्णय लेता है। क्या करता है? निर्णय लेना। अगला मेरा टॉपिक है शक्ति। सही है ना? तो शक्ति में क्या पड़ता है? किसने कहा कि राजनीतिक शक्ति का विज्ञान है? ये क्या कैटलिन ने कहा। किसने कहा? कैटलिन ने। शक्ति भ्रष्ट करती है और पूर्ण शक्ति पूर्णतः भ्रष्ट कर देती है। किसने कहा ये कहा लॉर्ड एक्टन ने कहा। सही है ना? अगला क्वेश्चन कहता है बाय सब्स्टेड के अनुसार शक्ति का रूप है उपयुक्त सभी प्रभाव, बल, प्रभुत्व। अगला कौन कहता है पॉलिटिकल पावर पुस्तक के लेखक कौन है? कैटलिन। कैटलिन पॉलिटिकल पावर पुस्तक के लेखक है। निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति का स्रोत नहीं है? प्राप्तियां नहीं है। शक्ति का एक बड़ा जटिल जाल है, ये कथन किसने कहा था? ये कहा था रॉबर्ट ए डहल ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शक्ति की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी थी? मैकियावेली ने दी थी। किसने दी थी? जो शक्ति की अवधारणा दी थी मैकियावेली ने दी थी। अगला क्वेश्चन कहता है राजनीति संदर्भ में शक्ति का अर्थ है मनुष्य की शक्ति जो दूसरे मनुष्य के मस्तिष्क कार्य के ऊपर हो। ये कहते हैं किसका है? मांगुथ नथाऊ। निम्न में से कौन सा विद्वान शक्ति को राजनीति विज्ञान का केंद्र बिंदु नहीं मानता है? तो मेरा जो आंसर होगा प्लेटो नहीं मानता है। अगला क्वेश्चन कहता है मेरा शक्ति के प्रयोग का ढंग नहीं है घूस। मैक्स वेबर के अनुसार शक्ति का एक प्रकार नहीं है, ये नहीं है सही। परंपरागत, कानूनी और कस्टमाई सब है। किस विद्वान के अनुसार शक्ति बंदूक की नली से निकलती है? माओ त्से तुंग। अगला क्वेश्चन कहता है मेरा किसने कहा कि शक्ति केवल डाकुओं के गिरोह का ही संगठन कर सकती है, राज्य का नहीं? ये कहा था बोंदा ने। अगला टॉपिक हमारा प्रभाव। अगला क्वेश्चन कहता है मेरा जो टॉपिक है प्रभाव, कह रहा है व्यवहार परिवर्तन की क्षमता क्या कहलाती है? प्रभाव कहलाती है। अगला क्वेश्चन कहता है मेरा निम्नलिखित में से कौन सी प्रभाव की विशेषता है जो कि सभी हो जाएंगे? प्रभाव का संबंध होता है किससे होता है? संयोग से हो जाएगा, सत्ता से और शक्ति से। प्रभाव होता है ये हो जाएगा मेरा सी ऑप्शन स्थायी और अस्थायी। प्रभाव को केंद्रीय अवधारणा किसने कहा? रॉबर्ट ए डहल ने कहा। अगला क्वेश्चन कहता है मेरा प्रभाव एक प्रकार की शक्ति है, किसने कहा? फ्रेडिक ने कहा। फ्रेडिक। अगला टॉपिक है सत्ता। तो क्वेश्चन सत्ता का क्वेश्चन आ गया मेरा सत्ता प्रबंधात्मक कार्यों व प्रत्यायोजन की कुंजी है, किसने कहा है? ये कहा हेमन ने। दूसरों के कार्यों या कार्य निष्पादन को प्रभावित या निर्धारित करने के औचित्यपूर्ण अधिकार को सत्ता कहते हैं, ये कहते किसने कहा है? प्रो बीच ने कहा। अगला क्वेश्चन है मेरा सत्ता का आधार क्या है? उपयुक्त सभी, समझौता, धर्म, जनता की इच्छा। सत्ता आधारित होती किससे होती है? विवेक पर। निम्न में से सत्ता का आधार है संविधान। अगला क्वेश्चन कहता है मैं किस विद्वान के अनुसार शक्ति और सत्ता एक है? रॉबर्ट ए डहल के अनुसार जो है शक्ति और सत्ता एक है। अगला क्वेश्चन कहता है मेरा सत्ता की कौन सी विशेषता नहीं है? अविवेक पूर्णता। वर्तमान लोकतांत्रिक युग में सत्ता का आधार है लोक सहमति। सत्ता का कौन सा गुण है? सभी गुण हैं निश्चित, प्रकट, स्पष्ट। प्रत्यक्ष परंपरा सत्ता का आधार होती है राजतंत्र। अगला क्वेश्चन कहता है मेरा सत्ता आदेशों का पालन कराने की शक्ति है, एक कथन किसका है? मैकाइवर का है। मैक्स वेबर ने सत्ता का कितने प्रकार बनाए थे? ये बनाए थे 3 प्रकार। वर्तमान युग में सत्ता का सबसे तर्कसंगत रूप कौन सा है? तो आंसर है कानूनी सत्ता। अगला टॉपिक है वैधता या औचित्यपूर्णता। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा मैक्स वेबर ने वैधता कितने प्रकार की बताई? 3 प्रकार की बताई। मैक्स वेबर के अनुसार औचित्यपूर्णता का प्रकार है एक सभी जगह नंबर चमत्कारिक, परंपरागत, कानूनी।
ग्रेस ए जोन्स ने औचित्यपूर्णता के कितने स्रोतों को उल्लेख किया है? 7 किया है। फ्रेडरिक ने औचित्यपूर्णता के कितने स्रोत बनाए हैं? इसने 5 बनाए हैं। ग्रेस ए जोन्स ने 7, फ्रेडरिक ए औचित्य के कितने बनाए? 5 बनाए हैं और मैक्स वेबर ने 3 प्रकार बताए हैं। ये चीज याद रखना। अगला क्वेश्चन कहता है मेरा, निम्नलिखित में से ग्रे ए जोन्स द्वारा बताए गए वैधता का स्रोत नहीं है? कौन सा नहीं? अद्भुत व्यक्ति। जो मेरे अद्भुत व्यक्ति ये नहीं हो, बाकी 3 हो जाएंगे, सही ना। तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व वैधता के संकट के लिए उत्तरदायी है? प्रतिबंध नौकरशाही। आधुनिक युग में वैधता की अवधारणा का समर्थन किस विद्वान ने किया था? मैक्स वेबर ने किया था। अगला क्वेश्चन कहता है मेरा, वैधता का तात्पर्य शासकों एवं शासितों के मध्य एक समझौते की स्वीकृति है। ये कथन किसका है? कूहन एल्फ्रेड का। इसने कहा कि किसी विशिष्ट लोकतंत्र की स्थिरता न केवल आर्थिक विकास पर अपितु वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था की वैधता और क्षमता पर भी निर्भर करती है। ये कहता है S.M. लिपसेट ने। अगला टॉपिक हमारा अधिकार। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन बनता है। अधिकारों का अर्थ कर्तव्यों की दुनिया में है। इस अवधारणा के संस्थाता कौन है? ये मार्क्सवादी। काम का अधिकार एक कैसा अधिकार है? एक आर्थिक अधिकार है। अधिकारों का महत्वपूर्ण पहलू क्या है? सभी हो जाएंगे, नागरिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, सभी हो जाएंगे। संपत्ति क्वेश्चन हमारा है, संपत्ति के अधिकार की मांग किसने की थी? समाजवाद ने की थी, सही है ना। जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार की बात करने वाले पहले विचारक कौन थे? क्लार्क थे। क्लार्क ना, लॉक थे, लॉक। अगला क्वेश्चन, मतदान का अधिकार कैसे आएगा हमारा? एक राजनीतिक अधिकार हमारे अधिकार किंतु तत्व संगम है व्यक्ति और समाज की, व्यक्ति के समाज बीच में ये अधिकार। प्रकृति की अधिकारों का प्रबल समर्थक है लॉक। अगला क्वेश्चन हमारा, अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके अभाव में सामान्यतः कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तिगत का विकास नहीं कर पाता। अधिकारों की यह परिभाषा किसकी है? ये है लास्की की। अधिकार वह दावा है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। ये कथन किसका है? भूसांक्य का है, भूसांक्य। प्रत्येक राज्य अधिकारों से जाना जाता है जिनको वह लागू करता है। किसने कहा? ये कहा लास्की ने कहा। अगला क्वेश्चन है मेरा, प्राकृतिक अधिकारों को किसने बकवास बताया? ये था बेंथम ने बताया। प्राकृतिक अधिकारों को किसने बकवास बताया? बेंथम ने। आर्थिक और सामाजिक अधिकारों का समर्थक है मार्क्सवाद। जीवन का अधिकार कैसा अधिकार है? एक नागरिक अधिकार है। निम्नलिखित में से किस विचारक का संबंध प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत से है? तो मेरा जो आंसर होगा हॉब्स से। अगला क्वेश्चन मेरा, कानूनी अधिकारों के सिद्धांत का समर्थक है बेंथम और इन्हें इसी सारे चूतिए ने बकवास बताया था, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन कहता है मेरा, अधिकारों का सर्वोच्चतम सिद्धांत कौन सा है? वो मेरा है, तो मेरा जो आंसर हो जाएगा हो जाएगा ऑप्शन आदर्शवादी सिद्धांत। अधिकारों को विधिक सिद्धांत का मानना है, सी ऑप्शन हो जाएगा। अधिकारों का सृजन समाज द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन 19 कहता है, अधिकारों का महत्व केवल कर्तव्यों के संसार से ही है। किसे कहते कहते हैं? यह नॉर्मन वाइल्ड का है, वाइल्ड का। अगला क्वेश्चन कहता है मेरा, लॉक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अधिकार नहीं है? तो मेरा जो आंसर हो जाएगा समानता। व्यक्ति को नागरिक अधिकार किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं? किसके द्वारा किए जाते हैं? राज्य के द्वारा। राजनीतिक अधिकारों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा अधिकार नहीं आता है? तो मेरा आंसर होगा राज्य का विरोध करने का अधिकार नहीं आता है। भारत के संविधान में समानता का अधिकार किसके अनुच्छेद में? ये ऑप्शन नंबर 14 में है, ये ऑप्शन हो जाएगा। प्राकृतिक अधिकार वे हैं जो हमें प्रदान किए जाते हैं किसके द्वारा? ईश्वर द्वारा। अगला टॉपिक है राजनीतिक बाध्यकारिता एवं कर्तव्य। क्वेश्चन कहता है, किसने कहा कि कर्तव्य का पालन करना चाहिए? अधिकार आपको स्वतः मिल जाएंगे। ये काम महात्मा गांधी जी ने कहा। अगला क्वेश्चन कहता है मेरा,
भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है। अगला क्वेश्चन कहता है मेरा, राज्य की आज्ञा का पालन करना कहलाता है राजनीतिक बाध्यता। राजनीतिक बाध्यकारिता का अर्थ क्या है मेरा? राजनीतिक दायित्व को निभाना। निम्न में से कौन सा कानूनी कर्तव्य है? सत्य। जो तुम सत्य बोलोगे तो वो कानूनी कर्तव्य हो जाएगा। पूछ रहा है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को कब जोड़ा गया? 1976 जो होता है 42वें संशोधन। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? 11 का। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस भाग में? चौथे भाग में। निम्न में से कौन संशोधन द्वारा संविधान मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था? 42वें संशोधन द्वारा। सही है। अगला टॉपिक है राजनीतिक संस्कृति। तो क्वेश्चन को कहता है मेरा, भारत और पाकिस्तान की राजनीतिक व्यवस्था में अंतर का मुख्य कारण क्या है? राजनीतिक संस्कृति। अगला क्वेश्चन कहता है, राजनीतिक संस्कृति मनोवृत्तियों, विश्वासों तथा मनोभावों का ऐसा पुंज है जो राजनीतिक क्रिया को अर्थ और सुचारुता प्रदान करता है तथा राजनीतिक व्यवस्था में व्यवहार को निरूपित करने वाले नियमों को बनाता है। उपयुक्त कथन किस विद्वान का है? यह है लुसियन पाई का। अगला क्वेश्चन है मेरा, राजनीतिक संस्कृति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ये किया अमांड ने। राजनीतिक संस्कृति का शब्द का प्रयोग। राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा किसकी देन है? ये आमंड और पावेल की। राजनीतिक संस्कृति की विशेषता क्या है? उपयुक्त सभी। समाज के मूल्य, व्यक्ति की आस्था, व्यक्तिय व्यवस्था के प्रति प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन कहता है मेरा, राजनीतिक संस्कृति की कौन सी विशेषता नहीं है? तो मेरा जो आंसर हो जाएगा अनुभाविक अविश्वास। सही है ना। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, राजनीतिक संस्कृति का निर्माणकारी तत्व है? उपयुक्त सभी। राजनीतिक संस्कृति के निर्माणकारी तत्वों में कौन सा एक नहीं है? खनिज पदार्थ। आमंड और बर्बा ने राजनीतिक संस्कृति का कौन सा प्रकार बताया था? सभी। संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति, सहभागी राजनीतिक संस्कृति, पराधीन राजनीतिक संस्कृति। सही है ना। तो अगला क्वेश्चन मेरा, कॉम्परेटिव पॉलिटिकल सिस्टम पुस्तक के लेखक कौन है? आमंड है। आमंड की पुस्तक कौन सा है? पॉलिटिकल सिस्टम याद कर लो। ठीक है ना। भारतीय राजनीतिक संस्कृति के संबंध में एक प्रमुख पुस्तक है पॉलिटिकल इन इंडिया की रचना किसने की है? ये की है रजनी कोठारी ने की है पॉलिटिकल इन इंडिया। अगला टॉपिक है मेरा राजनीतिक सहभागिता। सही है ना। तो अगला इसमें भी ये क्वेश्चन बनता ही है, तो एंड तक वीडियो जरूर देखना। सही है ना, आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो क्वेश्चन में एक कहता है, राजनीतिक सहभागिता का सूत्रपात किस विचारकों ने किया था? ये किया था उदारवादी ने। सही है ना। क्वेश्चन में 2 कहता है, सहभागिता का अर्थ क्या है? सहभाग कर सहयोग करना, मिलजुल कर कार्य करना, योगदान करना। अगला क्वेश्चन है मेरा, राजनीतिक सहभागिता की विशेषता है, सभी विशेषता है, नागरिकों को एक समान अधिकार, लोकतांत्रिक व्यवस्था का विकास, लोकप्रिय संप्रभुता की स्थापना। अगला क्वेश्चन कहता है मेरा, राजनीतिक सहभागिता के कितने स्वरूप हैं? तो मेरा जो आंसर हो जाएगा 2 स्वरूप है। राजनीतिक सहभागिता का स्वरूप है, तो सब सही हो जाएगा, सक्रिय सहभागिता और निष्क्रिय सहभागिता, जो 2 स्वरूप है। सही है ना। तो अगला क्वेश्चन कहता है मेरा, निम्नलिखित में से राजनीतिक सहभागिता में बाधक है केंद्रीकरण। मिलब्रात के सहभागिता प्रतिमान में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है? तो यह निष्क्रिय गतिविधियां। अगला क्वेश्चन कहता है मेरा, रूडोल्फ के मतानुसार निम्नलिखित में राजनीतिक लामबंदी के प्रकार नहीं है? सहायक लामबंदी। सही है ना, ये नहीं है। किस विद्वान ने राजनीतिक सहभागिता को राजनीतिक प्रभावशीलता के लिए आवश्यक बताया? तो मेरा आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा, रॉबर्ट ए डहल ने। अगला क्वेश्चन कहता है मेरा, मिलब्रात ने राजनीतिक सहभागिता के कितने मॉडल बताए? तो मेरा जो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा 3 बताए।
क्वेश्चन में 11 कहता है राजनीतिक सहभागिता का अर्थ राजनीतिक व्यवस्था के विभिन्न स्तरों पर व्यक्ति की भागीदारी है। ये कहते हैं किसका है? ये कहते हैं रूस तथा अल्ताफ। अगला टॉपिक है मेरा राजनीतिक विकास। क्वेश्चन कहता है मेरा, इसे ये क्वेश्चन बनता ही है। क्वेश्चन कहता है हंटिंगटन ने राजनीतिक विकास की कितनी स्थिति बताई हैं? तो जो स्थिति बताओ कितनी बताई हैं? 3 स्थिति बताई हैं, सही है ना। तो लुसियन पाई ने राजनीतिक विकास की कितनी स्थिति बताई हैं? 6 बताई हैं। लुसियन पाई ने 6 बताई हैं और हंटिंगटन ने 3 बताई हैं, सही है ना। उसका दोगुना कर दिया है। अगला क्वेश्चन कहता है मेरा राजनीतिक विकास के अभिप्राय है राज्य के माध्यम से संपूर्ण समाज का विकास। अगला क्वेश्चन कहता है राजनीतिक विकास एक प्रक्रिया के रूप में राजनीतिक आधुनिकीकरण और राजनीतिक संस्थाकरण योग है। यह कथन है जैकब राइव का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5 कहता है राजनीतिक विकास के संदर्भ में किसने समानता, क्षमता और विभिन्नीकरण की अवधारणा दी? ये दी पे तो किसने दी? लुसियन पाई ने दी। लुसियन पाई ने 6 प्रकार बताए थे और हंटिंगटन ने बताए थे 3, याद है, सही है। तो लुसियन पाई ने राजनीतिक विकास के लक्षण बताए थे, ये समानता, क्षमता और विभिन्नीकरण, सही है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है मेरा। लुसियन पाई ने राजनीतिक विकास के 3 लक्षणों का उल्लेख किया है, निम्नलिखित कौन से नहीं है? विभिन्नता है, समानता है, क्षमता है, लेकिन सुनिश्चितता नहीं है। राजनीतिक विकास को लोकतंत्र का पर्याय किसने कहा? आमंड ने कहा। आमंड ने, सही है ना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है मेरा एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट नामक पुस्तक किस विद्वान ने लिखी है? ये लिखी है लुसियन पाई ने। पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन द न्यू स्टेट पुस्तक के लेखक कौन है? ये एडवर्ड सील्स। राजनीतिक विकास के कितने दृष्टिकोण पाए जाते हैं? 4। अगला टॉपिक है राजनीतिक आधुनिकीकरण। तो मेरा जो पहला क्वेश्चन है राजनीतिक आधुनिकीकरण ऐसे संस्थागत ढांचे का विकास है जो पर्याप्त लचीला और इतना शक्तिशाली हो कि उसमें उठने वाली मांगों का मुकाबला कर सकें। ये कहते हैं किस विद्वान का है? ये कोलमैन का है। एडवर्ड सील्स ने राजनीतिक आधुनिकीकरण के कितने प्रतिमान प्रस्तावित किए? 5 किए। पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है? एडवर्ड सील्स। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरा समकालीन राज्यों में पश्चिम से मुक्ति की इच्छा को राजनीतिक आधुनिकीकरण की संज्ञा देने वाले विद्वान हैं एडवर्ड सील्स। एडवर्ड सील्स द्वारा प्रतिपादित राजनीतिक आधुनिकीकरण के 5 प्रतिमानों मॉडल में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो मेरा जो आंसर हो जाएगा सहकारी लोकतंत्र। तो अब मेरा अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से राजनीतिक आधुनिकीकरण का श्रेष्ठ मॉडल कौन सा है? तो मेरा जो आंसर हो जाएगा राजनीतिक लोकतंत्र। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से राजनीतिक आधुनिकीकरण का लक्षण नहीं है, कौन सा नहीं है? एक दलीय व्यवस्था। तो अगला क्वेश्चन मेरा हो जाएगा, अगला टॉपिक मेरा आदर्शवाद, सही है ना, आदर्शवाद। अगला क्वेश्चन कहते पढ़ते हैं कौन आदर्शवादी विचारक हैं? तो फिर आंसर हो जाएगा हीगल। हीगल कौन? एक आदर्शवादी विचारक है। आदर्शवाद का उदय कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। आदर्शवाद का पर्याय है प्रत्ययवाद। निम्न में कौन सा विचारक आदर्शवादी विचारधारा से संबंधित है? उपयुक्त सभी। कांटा, हीगल या फिक्टे हैं। आदर्शवादी विचारधारा से संबंधित विचारक नहीं है, कौन? हीगम है। तो मेरा बेंथम नहीं होगा। हिटलर और मुसोलिनी किस विचारधारा के संबंधित प्रभावित हैं? आदर्शवाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं आदर्शवाद का सिद्धांत है उपयुक्त सभी। अगला टॉपिक है मेरा व्यक्तिवाद। तो क्वेश्चन कहता है मेरा, इससे एक क्वेश्चन बनता ही है
राज्य साधन है, साधन साध्य नहीं। ये सिद्धांत किसका है? व्यक्तिवाद का। वैज्ञानिक व्यक्तिवाद की अवधारणा का विकास किसने किया था? ये किया था स्पेंसर ने। सही है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो मेरा जो अगला क्वेश्चन कहता है, व्यक्तिवादी विचारधारा का केंद्र बिंदु कौन सा है? तो मेरा आंसर हो जाएगा व्यक्ति। ये ऑप्शन हो जाएगा। व्यक्तिवादी केंद्र सिद्धांत से संबंधित विचारक हैं कौन है? JL। कौन सा हो जाएगा? मेरा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा JS मिल। अगला क्वेश्चन देखते क्या कहता है, व्यक्तिगत की विशेषता है। तो मेरा आंसर हो जाएगा 4 नंबर सभी हो जाएंगे। राज्य कृत्रिम सत्ता है। राज्य साध्य नहीं बल्कि साधन है। यदि भवन भाव्यम की नीति। तो अगला क्वेश्चन कहता है, व्यक्तिवादी सिद्धांत में सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। किसमें दी जाती है? व्यक्ति को दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा राइट में आंसर हो जाएगा। व्यक्तिवाद का समर्थक विचारक हैं द उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन कहता है मेरा, निम्नलिखित में से कौन सा विचारक व्यक्तिवाद का समर्थक नहीं है? रूसो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है मेरा, अगला क्वेश्चन कहता है मेरा, व्यक्तिवाद राज्य को मानता है। ये क्वेश्चन, ये मेरा जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा द ऑप्शन हो जाएगा, मतलब अब तो सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, अगला टॉपिक है मेरा अराजकतावाद। सही है ना। देखो इससे भी क्वेश्चन बनता ही बनता है भाई। क्वेश्चन में ये कहता है, किसके अनुसार अराजकता का अर्थ स्वतंत्रता, एकता और प्रेम है? ये कहता है डिकिंसन ने कहा था। सही है ना। तो ये ऑप्शन तो सही आंसर हो जाएगा। अनार्चिया शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में हुई है? ये हुई है ग्रीक भाषा में। ये ऑप्शन राइट में आंसर हो जाएगा। अनाराची शब्द का शाब्दिक अर्थ है शासन का अभाव। सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा मेरा। अगला क्वेश्चन कहता है मेरा, अराज अराजकतावाद एक ऐसी विचारधारा है जो एक वास्तविक राज्यविहीन, वर्गविहीन, नियंत्रणविहीन समाज की स्थापना करती है। अगला क्वेश्चन कहता है, अराजकतावादी विचारधारा का समर्थक कौन है? तो मेरा आंसर है उपयुक्त सभी। रोधा, विलियम गोडविन, प्रिंस क्रोप्टिकन। अगला क्वेश्चन कहता है मेरा, अराजकतावाद विरोध करता है। किसका करता है? उपयुक्त सभी। पूंजीवाद करता है, केंद्रीकरण करता है, लोकतंत्र एवं प्रतिनिधि शासन का भी करता है। ये क्या करता है? विरोध करता है। अगला टॉपिक है मेरा पूंजीवादी। इससे भी क्वेश्चन बनता है भाई साहब। तो अगला क्वेश्चन कहता है मेरा, अधिकार, स्वतंत्रता और समानता के नारे किसके द्वारा दिए गए हैं? तो मेरा आंसर है प्रगतिशील पूंजीवादी। अगला क्वेश्चन कहता है, पूंजीवाद का तत्व है। उपयुक्त सभी। आर्थिक कार्यों की स्वतंत्रता, पूंजीवादी वर्चस्व, संपत्ति पर निजी स्वामित्व। सही है ना। तो मैं सही हो जाएंगे। पूंजीवाद का विरोधी कौन है? तो मेरा आंसर होगा समाजवाद का है, ये पूंजीवाद का विरोधी है। तो अगला क्वेश्चन मेरा हो जाएगा, पूंजीवाद को बढ़ावा मिलता है। उपयुक्त सभी आंसर होगा 4 नंबर। आर्थिक असमानता को, शोषण को, वर्ग संघर्ष को। तो अगला मेरा क्वेश्चन कहता है, आधुनिक कालक्रम के दृष्टिकोण से पूंजीवाद के विकास की आरंभिक अवस्था थी। तो मेरा आंसर होगा कृषि पूंजीवाद। मेरा क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, निम्नलिखित में से पूंजीवाद का आधारभूत तत्व नहीं है। कौन सा नहीं है? सामाजिक हित नहीं है। तो मेरा अगला क्वेश्चन आज देखते हैं क्या कहता है, जॉन मेनर्ड किन्स की पुस्तक फ्रांसिस कैपिटल प्रकाशित कब हुई? 1919 में हुई। सही है ना। निम्नलिखित में से एक पूंजीवाद का परिणाम नहीं है। कौन सा नहीं है? आर्थिक समानता नहीं है। अगला टॉपिक है साम्राज्यवाद तथा बी उपनिवेशीकरण। तो मेरा क्वेश्चन कहता है मेरा, साम्राज्यवाद का अर्थ क्या है? दूसरे पर प्रभुत्व स्थापित करने की इच्छा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, भारत में साम्राज्यवाद का उदाहरण नहीं है। उपयुक्त सभी। मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, चालुक्य साम्राज्य, ये साम्राज्यवाद का उदाहरण नहीं है। अगला तो क्वेश्चन कहता है मेरा, भारत में उपनिवेशवाद के विरुद्ध प्रथम विद्रोह कब हुआ था? 1857 हुआ था। ये राइट में आंसर हो जाएगा। साम्राज्यवादी राष्ट्रों के चंगुल से राष्ट्रों की स्वतंत्रता की प्रकृति क्या कहलाती है? बी उपनिवेशीकरण। सही है ना। तो अगला टॉपिक मेरा फिर से आ जाएगा, राष्ट्रवाद तथा जातीय राष्ट्रवाद। तो क्वेश्चन कहता है, राष्ट्रवाद को साम्राज्यवाद का विरोधी किसने माना है? तो हमारा मार्क्स ने माना है। ये ऑप्शन राइट वन। नेस्टिव शब्द किस भाषा से लिया गया है? यह है लैटिन भाषा से। नेस्टिव शब्द का अर्थ क्या है? जन्म अथवा जाति। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, राष्ट्रवाद क्या है? ये भाड्य राष्ट्रवाद। तो मेरा आंसर हो जाएगा ए,
संस्कृति एवं आध्यात्मिक भावना। राष्ट्रवाद का तत्व है उपयुक्त सभी। धार्मिक एकता है, सांस्कृतिक एकता है, भौगोलिक एकता है, सब सही आंसर जाएगा। जाति राष्ट्रवाद आधारित होता है, किससे होता है? उपयुक्त सभी हो जाएगा 4 नंबर। एक समान वंशज एवं नस्ल, एक समान संस्कृति एवं इतिहास, एक समान भाषा एवं वर्ण। अगला क्वेश्चन कहता है मेरा, राष्ट्रवाद राष्ट्रीयता, राष्ट्र, राज्य और राष्ट्रीय प्रेम का विचित्र मिश्रण है। एक कथन किसका है? ये कथन लॉर्ड हेज का है। निम्न में से किसने एक राष्ट्र एक राज्य सिद्धांत उद्घोषित किया था? ये किया था मेजनी ने। सही है ना। अगला क्वेश्चन कहता है, राष्ट्रवाद को सुदृढ़ करने वाला प्रमुख तत्व कौन सा है? तो फिर आंसर हो जाएगा 4 नंबर, जाति एकता, भौगोलिक एकता, भाषा एवं धर्म की एकता, सभी आंसर हो जाएंगे, सब सही हो जाएंगे। अगला टॉपिक है मेरा समाजवाद। सही है ना। तो क्वेश्चन कहता है, समाजवाद क्या है? जो समाजवाद एक 4 नंबर सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। एक आदर्श है, एक विचारधारा है, एक जीवन पद्धति एवं दर्शन, ये सभी सही आंसर होंगे, मतलब 4 नंबर उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है मेरा, समाजवाद प्राथमिक रूप से किससे संबंधित है? तो मेरा जो आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक सामाजिक हित से। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, समाजवाद को वैज्ञानिक स्वरूप किसने किसने प्रतिपादित किया गया था? कार्ल मार्क्स के द्वारा। सही है ना। तो मेरा अगला क्वेश्चन हो जाएगा मेरा, कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? 5 मई 1818। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया था? कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित किया गया था। समाजवाद से अभिप्राय आय की समानता के अतिरिक्त कुछ भी नहीं, यह कथन किसका है? ये कथन है बर्नार्ड शॉ का। सही है ना। अगला क्वेश्चन कहता है मेरा, समाजवाद का संबंध मुख्यतः किस वर्ग से है? तो मेरा जो आंसर होगा श्रमिक वर्ग से। अगला क्वेश्चन कहता है, समाजवाद का सामान्य सिद्धांत क्या है? तो मेरा जो आंसर हो जाएगा पूंजीवाद का विरोध। समाजवाद का प्रमुख सिद्धांत कौन सा है? तो मेरा आंसर हो जाएगा समानता। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्न में कौन सा मार्क्स की पुस्तक है? दास कैपिटल पुस्तक किसकी? कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार आता है, ऐसे आता ही आता है। तो समाजवादी विचारधारा का संबंध किससे है? आर्थिक समानता से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, राष्ट्रवाद एक समूची जाति का संगठित स्वास्थ्य है। एक कथन किसका है? एक कथन है रविंद्रनाथ टैगोर का। भारत में राष्ट्रवाद का आधार क्या है? सांस्कृतिक एकता। सही है ना। अगला टॉपिक है मेरा वैश्वीकरण। तो अगला टॉपिक है मेरा वैश्वीकरण। सही है ना। वैश्वीकरण इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं। वैश्वीकरण की प्रक्रिया आरंभ कब हुई थी? ये हुई थी 1980 में। वैश्वीकरण की प्रक्रिया का जो आधार है उदारवाद है। क्या है? उदारवाद। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। वैश्वीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ा है? तो मेरा जो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई को प्रोत्साहन, प्रतिस्पर्धा शक्ति में वृद्धि, नए बाजारों तक पहुंच। सही है ना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व व्यापार संगठन या WTO की स्थापना कब हुई थी? 1995 में हुई थी। सही है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पूछ रहा है विश्व व्यापार संगठन या WTO का मुख्यालय कहाँ है? जनेवा में है। निम्न में से कौन वैश्वीकरण के जनक के रूप में जाने जाते हैं? रोलैंड रॉबर्टसन। भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया का प्रारंभ किस दशक में हुआ था? तो मेरा जो आंसर हो जाएगा 1990 से लेकर 2000 दशक में हुआ था। अगला क्वेश्चन कहता है मेरा, भौगोलिक सीमाओं को महत्वहीन बनाने वाली परिवर्तन प्रक्रिया कौन सी है? तो मेरा जो आंसर हो जाएगा वैश्वीकरण। परिवर्तन की वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके परिणामस्वरूप समय और स्थान सिमट जाते हैं? तो मेरा आंसर वैश्वीकरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है मेरा। अगला टॉपिक है मानव अधिकार। कौन से पूछ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। मानवाधिकार के सार्वभौमिक घोषणा पत्र के प्रारूप को संयुक्त राष्ट्र महासभा कब स्वीकार किए गए थे? 10 दिसंबर 1948। सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, संयुक्त राष्ट्र संघ के मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र में प्रस्तावना सहित कुल कितने अनुच्छेद हैं? 30 अनुच्छेद हैं। मानवाधिकार घोषणा पत्र में कौन सा अधिकार समाहित है? दो ऑप्शन, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक। मुफ्त सभी से हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मानव अधिकार नहीं है? क्षतिपूर्ति का अधिकार मानव अधिकार नहीं है।
पूछ रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1946 में की गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब घोषित किया था? 1968 में घोषित किया था। मानवाधिकार शिक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र दशक क्या है? 1995 लेकर 2004 है। अगला टॉपिक है मेरा नारीवाद। आ गया क्वेश्चन कहता है निजी ही राजनीति है, यह किसका केंद्रीय नारा है? तो फिर आंसर होगा नारीवाद का नारा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव की समाप्ति एवं अधिनियम कब पास किया गया था? पास किया था 18 दिसंबर 1979। अगला मेरा क्वेश्चन है मेरा सन 1980 में विश्व महिला सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया था कोपेनहेगन। निम्न में से कौन सा देश जिसमें महिलाओं को मताधिकार प्राप्त नहीं है? तो मेरा जो आंसर होगा इनमें से कोई नहीं सब में है। सीमोन डी बेवायर की पुस्तक द सेकंड सेक्स का प्रकाशन कब हुआ था? तो मेरा जो आंसर हो जाएगा कब हुआ था प्रकाशन? 1949 में हुई थी। सीमोन ने फ्रांस के महिला मुक्ति आंदोलन में कब भागीदारी की थी? ये 1970 में भागीदारी की थी। किस पुस्तक को नारी आंदोलन की गीता कहा जाता है? द सेकंड सेक्स। अगला क्वेश्चन कहता है मेरा नारीवाद है क्या? एक स्त्री पुरुष समानता का समर्थक है। नारीवाद निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध का विद्रोह है? पितृतंत्र के संबंध। निम्नलिखित में से कौन सी महिलाओं को पुरुषों की तुलना में निम्न स्तर नहीं मानता है? तो कौन नहीं मानता है? J.S. मिल नहीं मानता है। अगला टॉपिक है सरकार के रूप हैं। सही है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे। संस्थानात्मक प्रणाली को निम्नलिखित में नाम से जाना जाता है? तो मेरा जो आंसर हो जाएगा मंत्रिमंडल प्रणाली। अगला क्वेश्चन कहता है मेरा सब आए हुए देखो 2023-24 में। अगला क्वेश्चन कहता है मेरा संस्थानात्मक प्रशासन में शासन की समस्त शक्तियों का प्रयोग होता है प्रधानमंत्री में। संस्थानात्मक शासन में शासन की समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु होता है विधायिका। लचीलापन किस शासन प्रणाली का सबसे बड़ा गुण है? तो आंसर होगा संस्थानात्मक। अगला क्वेश्चन देखते हैं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का प्रमुख लक्षण है शक्ति का पृथक्करण। संसदीय सरकार में राज्य सचिव कौन होता है? मनोनीत व्यक्ति होते हैं। एकात्मक शासन का गुण है युद्ध एवं संकट काल में उपयोगी। अगला क्वेश्चन कहता है बड़े और विशाल देशों के लिए कौन सी शासन प्रणाली का उपयुक्त है? तो मेरा जो आंसर होगा संघात्मक। क्या हो जाएगा? संघात्मक मेरा सही आंसर हो जाएगा संघात्मक। वर्तमान समय में संवैधानिक राजतंत्र किस देश में है? इंग्लैंड में। सबसे पहले किस देश में संवैधानिक शासन का प्रचलन हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं सब एक के लिए और सब सबके लिए किस शासन प्रणाली का लागू हुआ था? संस्थानात्मक। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का गुण है संकट काल एवं उपयुक्त। अगला क्वेश्चन कहता है मेरा किस देश में एकात्मक शासन प्रणाली है? एकात्मक कहाँ पे? ब्रिटेन में है। किस देश में अध्यात्मक शासन प्रणाली हुई है? संयुक्त अमेरिका में। निम्नलिखित में से कौन सा देश संसदीय शासन व्यवस्था में जन्मभूमि माना जाता है? तो ग्रेट ब्रिटेन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है मेरा ग्रेट ब्रिटेन में किस शासन प्रणाली का जन्म हुआ है? तो वो है संसदीय सरकार का सर्वोच्च उदाहरण है ग्रेट ब्रिटेन। संसदीय शासन की एक प्रमुख विशेषता है दोहरी कार्यपालिका है। यहाँ पर किस शासन पद्धति में कार्यपालिका दो भाग में बटी हुई है? संसदनात्मक। अगला क्वेश्चन कहता है मेरा संसदनात्मक शासन प्रणाली का एक प्रमुख गुण है मंत्रिमंडल का संसद के प्रति उत्तरदायी होना। भारत में कौन सी सरकार है? भारत में कई संसद है, भारत पता नहीं है, संसदनात्मक है। निम्नलिखित में से कौन देश में संघात्मक शासन है? तो जो आंसर हो जाएगा भारतीय संघात्मक शासन है। अध्यक्ष शासन प्रणाली का प्रमुख दोष है अनुत्तरदायित्व। अगला क्वेश्चन कहता है मेरा किस देश की सरकार ना तो संस्थात्मक और ना ही अध्यक्ष में? तो मेरा आंसर होगा स्विट्जरलैंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है मेरा निम्न में से कौन सी संसाधन शासन व्यवस्था की विशेषता नहीं है? ये नहीं है कार्यपालिका के कार्य की नियंत्रणता। ब्रिटेन में किस प्रकार का शासन है? एक प्रकार का एकात्मक कह सकते हैं।
अध्यक्षीय शासन व्यवस्था की निम्नलिखित में विशेषताओं में गलत का चयन कीजिए। तो गलत कौन सा हो जाएगा मेरा? ब हो जाएगा, सामूहिक उत्तरदायित्व। निम्न में से कौन संघातक शासन में सम्मिलित नहीं है? एकल नागरिकता संघातक शासन में सम्मिलित नहीं होती। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सी शासन व्यवस्था अपनाई जाती है? संघातक अपनाई जाती है? नहीं, अर्धसंघीय। निम्नलिखित में से संघातक शासन व्यवस्था का प्रमुख दोष है केंद्र और राज्य के बीच में संघर्ष। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन सी शासन प्रणाली शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की उपज और उत्तरदायित्व समझी जाती है? तो मेरा जो आंसर हो जाएगा संघातक शासन प्रणाली। अगला क्वेश्चन कहता है मेरा, इनमें से संसाधन शासन व्यवस्था का मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। निम्नलिखित में से किस देश में संघीय शासन व्यवस्था है? संघीय शासन व्यवस्था किस में है? अमेरिका में है। अमेरिकी शासन प्रणाली में निहित शक्ति का अर्थ होता है संघीय शक्ति राष्ट्रपति में नहीं होती, मतलब प्रधानमंत्री होता ही नहीं। अगला क्वेश्चन कहता है, संसाधन व्यवस्था शासन के सामयिक मूल्यवान के साथ साथ दिन प्रतिदिन मूल्यवान का भी अवसर प्रदान करता है। ये परिभाषा किसने दी थी? परिभाषा डायस ने दी थी। संसदीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण कौन सा है? कार्यपालिका का विधायिका के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व। अगला क्वेश्चन कहता है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली और संसदीय शासन प्रणाली के पारंपरिक मिश्रण का सबसे अच्छा उदाहरण है स्विट्जरलैंड। सही आंसर हो जाएगा। संसदीय सर्वोच्चता राजनीतिक व्यवस्था की एक निश्चित विशेषता है ग्रेट ब्रिटेन की। अगला टॉपिक है राजनीतिक दल। ये क्वेश्चन नहीं बनता है, इसमें छोड़ो, ये सही है ना। अगला टॉपिक देखते हैं, दबाव। एक क्वेश्चन बन जाता है, सही है ना इसमें। अगला क्वेश्चन कहता है मेरा, कौन सा दबाव समूह के अंतर्गत नहीं आता है? मेरे जो आंसर है भाजपा नहीं आती है। दबाव समूह अज्ञात साम्राज्य है, एक हत्या किस विचारक का है? तो मेरा आंसर हो जाएगा फाइनल। आप लोग ये मत समझना मैंने छोड़ रखा है, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी और आप लोग उसे पढ़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लगभग 1.5 घंटे 2 घंटे भी हो चुकी है, ठीक है ना। अभी लगभग आधा घंटा और लग जाएगा। इससे आप परेशान मत होइए, पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन कहता है मेरा, दबाव समूह का मुख्य लक्षण कौन सा है? अपने हित की आपूर्ति के लिए सरकार का दबाव डालना। अगला क्वेश्चन कहता है मेरा, निम्न में से कौन सा दबाव समूह का लक्षण नहीं है? सार्वजनिक हित। निम्न में से कौन सा लक्षण दबाव समूह का नहीं है? दबाव समूह सत्ता पर अधिकार करना चाहते हैं, ये नहीं। दबाव समूह के सदस्य होती हैं, कौन होती हैं? ऑप्शन एच होती है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है मेरा, ब्रिटेन की व्यवस्थापिका का नाम क्या है? पार्लियामेंट। क्या है? पार्लियामेंट। सही आंसर हो जाएगा। अमेरिकी व्यवस्था का नाम क्या है? कांग्रेस। स्विट्जरलैंड की व्यवस्थापिका नाम क्या है? संघीय संसद। भारतीय संसद कितने सदस्य होते हैं? सदन होते हैं 2 सदन होते हैं, सही है ना। अगला क्वेश्चन देखते क्या कहता है, भारत के संसद में सम्मिलित कौन कौन होता है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इसी में 3 लोग होते हैं, सही है ना। किस शासन में कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है? अध्यक्षात्मक। किस शासन पद्धति में कार्यपालिका 2 भागों में बटी होती है? संसदात्मक। संसदात्मक कार्यपालिका का प्रमुख गुण है उत्तरदायित्व, सही है ना। अगला क्वेश्चन कहता है मेरा, किस देश में संसदीय कार्यपालिका पाई जाती है? मेरा आंसर हो जाएगा भारत में पाई जाती है। भारतीय संविधान के अनुसार संघीय कार्यपालिका शक्ति किसमें होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है। भारत के राष्ट्रपति का काल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन कहता है मेरा, किस देश में कार्यपालिका और विधायिका के मध्य घनिष्ठ संबंध पाया जाता है? तो मेरा आंसर हो जाएगा भारत में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है मेरा, निम्नलिखित में से किस देश में अध्यक्षीय कार्यपालिका है? तो मेरा आंसर हो जाएगा फ्रांस में है। कार्यपालिका का सिर्फ प्रमुख कार्य क्या है? आंतरिक प्रशासन व्यवस्था करना। न्यायपालिका का कार्य क्या है? निर्णय लेती है, कन्फर्म है। संविधान की रक्षा होता है, कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति नहीं होता, सर्वोच्च न्यायालय होता है, उसके बाद राष्ट्रपति होता है, सही है ना। अगला क्वेश्चन कहते हैं, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? मेरा आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। ब्रिटेन का उच्च न्यायालय कहाँ पर है? लॉर्ड सभा। प्रशासकीय न्यायालय किस देश की न्याय व्यवस्था का अंग है? फ्रांस।
निम्न में से कौन सा राजनीतिक कार्यपालिका का भाग नहीं है? गृह मंत्री। अगला क्वेश्चन कहता है मेरा संविधान और अगला टॉपिक है मेरा संविधान और संविधानवाद। तो क्वेश्चन कहता है आलिखित संविधान का दोष है, तो मेरा आंसर होगा अस्पष्ट और अनिश्चित। लिखित संविधान का गुण है व्याख्या में सरल लिखा है, कन्फर्म में लिखित कि देश का संविधान अलिखित है, तो मेरा आंसर होगा ब्रिटेन का अलिखित है। विश्व में सबसे बृहद संविधान किस देश का है? भारत का है। ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहता है मेरा विश्व में सबसे पहला लिखित संविधान किस देश का है? अमेरिका का था, पहला था। संविधान उन वस्तुओं के समूह को कहते हैं जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से राज्य की सर्वोच्च सत्ता की शक्ति के वितरण और प्रयोग को निश्चित करता है। संविधान की परिभाषा दी किसने दी? डाइस ने दी जी। संविधान वह है जो सर्वोच्च शासन के ढांचे को निर्धारित करता है। ये कहते हैं किस विद्वान का है? ये ऑस्टिन का है। अगला क्वेश्चन कहता है मेरा किस देश के संविधान का अधिकांश भाग परंपराओं पर आधारित है? ये कहता है सीक्रेट बेसिन। निम्न में से किस देश का संविधान कठोर संविधान की श्रेणी में आता है? अमेरिका का सबसे कठोर संविधान है। द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन पुस्तक के लेखक कौन है? जेनिंग्स है, सही है ना। अगला क्वेश्चन कहता है मेरा एक आलिखित संविधान पर आधारित होता है द ऑप्शन न्यायिक निर्णयों पर, रीति रिवाजों पर, समय समय पर निर्मित विधानों पर। अगला क्वेश्चन कहता है मेरा संविधानवाद की अवधारणा का उद्भव कहाँ से हुआ है? संयुक्त राष्ट्र अमीरात से हुआ है या अमेरिका से हुआ है। पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में संविधानवाद का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तू को कहा जाता है। मेरा ये ऑप्शन 2 नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है शांति शक्ति विभाजन सभ्य शासन तथा सरकार का आधार है और यही संविधानवाद का अभिप्राय है। ये कहते हैं किसका है? ये कहते हैं कार्ल जे फ्रेडरिक का है, सही है ना। अगला क्वेश्चन कहता है मेरा दबाव समूह का मुख्य कार्य नहीं करता है, तो मेरा आंसर होगा चुनाव लड़ना। दबाव समूह अपने हितों को पूरा करने के लिए किस साधन का प्रयोग करते हैं? तो मेरा आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सा तरीका दबाव समूह नहीं अपनाता है? मेरा आंसर होगा चुनाव लड़ना। आगे पीछे हो गया सर क्वेश्चन वो पेज, कोई दिक्कत की बात नहीं है। शासन के कार्यों को प्रभावित करने का लक्ष्य नहीं रखते हैं हित समूह। अज्ञात साम्राज्य किन्हें कहा जाता है? अज्ञात समेत दबाव समूह कहा जाता है। दबाव समूह का संबंध किससे है? विशिष्ट मामलों से होता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं जरा निम्नलिखित में से क्या दबाव समूह के बारे में सही नहीं है? नीतियां लागू करना, ये गलत बात हो जाएगी। निम्नलिखित विद्वानों में कौन हित समूह को दबाव समूह को मध्य भेद नहीं करता है? तो मेरा आंसर हो जाएगा रॉबर्ट सी बोन। अगला क्वेश्चन अगला टॉपिक है मेरा शासन के अंग, सही है। आधुनिक व्यवस्थापिका का मुख्य कार्य क्या होता है? कानून निर्माण। कानून निर्माण कौन करता है? व्यवस्थापिका, सही है ना। तो ये 2 नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है मेरा किस देश में बहुल कार्यपालिका व्यवस्था है? तो मेरा आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन कहता है मेरा व्यवस्थित परिवर्तन की जटिल प्रक्रियात्मक व्यवस्था की ही संविधानवाद है। ये कथन किसका? ये कथन कार्ल जे फ्रेडरिक का है। निम्न में से कौन सी संविधानवाद की विशेषता है? यह उपयुक्त सभी हो जाएगी। संस्कृति से जुड़ाव, समभागी अवधारणा, मूल्यों पर आधारित। अगला क्वेश्चन कहता है मेरा निम्न में कौन सा संविधानवाद का लक्षण नहीं है? तो व्यक्ति की सर्वोच्चता। 2 नंबर सही हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है मेरा निम्नलिखित में से कौन सी संविधानवाद की एक अनिवार्य शर्त है? सीमित शक्तियाँ। कौन सी हो जाएगा? सीमित शक्तियाँ सही आंसर हो जाएगा मेरा। संविधानवाद का प्रमुख उद्देश्य क्या है? स्तर सुव्यवस्थित करना शासन। अगला टॉपिक हमें प्रजातंत्र, सही है ना। लोकतंत्र के लिए सर्वाधिक रूप से क्या आवश्यक होता है? राजनीतिक दल। मॉडर्न डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेरा जो आंसर हो जाएगा लॉर्ड ब्राइस है। कौन है? लॉर्ड ब्राइस है, सही आंसर हो जाएगा मेरा। अगला क्वेश्चन है किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है? तो आंसर स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। मेरा 4 नंबर सही आंसर हो जाएगा। उदार लोकतंत्र का दूसरा नाम क्या है? समाजवादी लोकतंत्र है। उदार लोकतंत्र का दूसरा नाम समाजवादी लोकतंत्र। जनता की आवाज की परमात्मा की आवाज है। ये कथन किसका है? ये कथन हेनरी मेन का है, सही है ना। अगला क्वेश्चन कहता है मेरा देखिए जरा
मानव के विकास का श्रेष्ठतम शासन विकल्प है लोकतंत्र। डेमोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में हुई है? ये हुई है ग्रीक भाषा में। जनता के लिए जनता द्वारा किया जाने वाला शासन कौन सा है? तो मेरा आंसर होगा लोकतंत्र है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। प्रजातंत्र शासन है एक जनता का है। अब्राहम लिंकन ने परिभाषित किया था लोकतंत्र को किया था। किसने कहा कि जनता द्वारा जनता के लिए यह शासन सदैव अजर अमर रहेगा, उसका कभी नाश नहीं हो सकता। तो मेरा जो आंसर हो जाएगा, किसने कहा था? अब्राहम लिंकन ने। ये ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का भाग होता है। ये कहते हैं किसका है? ये सीले का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है मेरा। अगला क्वेश्चन कहता है लोकतंत्र का प्रमुख सिद्धांत है स्वतंत्र समानता भ्रातृत्व। लोकतंत्र का आधारभूत सिद्धांत है उपयुक्त सभी, स्वतंत्रता, बंधुत्व, समानता। निम्न में से कौन सा प्रजातंत्र का आधारभूत सिद्धांत नहीं है? कौन नहीं है? वर्ग संघर्ष नहीं है। अगला क्वेश्चन कहता है लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए एक राजनीतिक शर्त कौन सी है? नहीं, कौन सी है? तो मेरा आंसर हो जाएगा कानूनी व्यवस्था। सही है ना, कानून 4 नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। प्रजातंत्र की सफलता की पूर्व शर्तें हैं उपयुक्त सभी, आर्थिक समानता, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, नागरिक स्वतंत्रता। लोकतंत्र की सफलता के लिए कौन सी दशा आवश्यक नहीं है? इनमें से कोई नहीं, 4 नंबर सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी सरकार सर्वश्रेष्ठ है? तो मेरा आंसर हो जाएगा प्रजातंत्र। निम्न में से भारत में क्या लोकतंत्र है? द सभी, राजनीतिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र सभी हैं। निम्नलिखित में से किसे प्रजातंत्र का घर कहा जाता है? तो मेरा आंसर होगा स्विट्जरलैंड को प्रजातंत्र का घर कहा जाता है, स्विट्जरलैंड को। अगला क्वेश्चन कहता है मेरा निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहा जाता है? प्रेस या मीडिया कह सकता हूँ। ये नंबर सही हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकतंत्र की सफलता के लिए क्या आवश्यक है? उपयुक्त सभी। संवैधानिक लोकतंत्र का प्रमुख लक्षण है बहुमत का शासन। लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था में अंतिम शक्ति किसमें निहित होती है? जनता में निहित होती है। हमारा 2 नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला टॉपिक है सर्वाधिकारवाद। सही है ना। सर्वाधिकारवाद में निम्न को व्यक्ति की अपेक्षा अधिक महत्व दिया जाता है, राज्यों को दिया जाता है। सही है ना। अगला क्वेश्चन कहता है मेरा निम्न में सर्वाधिकारवाद का गुण है अनुशासन प्रेमी। सर्वाधिकारवादी राज्य परित्याग करता है, किसका? विवेक का करता है। सर्वाधिकारवाद कौन सी शताब्दी की विचारधारा है? यह है 20वीं शताब्दी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। सर्वप्रथम किस विचारक ने सर्वाधिकारवादी राज्य को दार्शनिक के रूप में दिया? हीगल ने दिया। समग्रवादी राज्य का वह राज्य है जिसमें एक जैसी प्रभुत्व जो देश की समस्त शक्तियों को अपने अधीन रखें। ये कहते हैं किसका है? ये कहते हैं लास्की का करता है। सही है ना। राज्य के अंतर्गत सब कुछ, राज्य के बाहर कुछ नहीं तथा राज्य के विरुद्ध कुछ भी नहीं हो। तो कहते हैं किसका है? ये कहते हैं मुसोलिनी का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इटली के फांसीवाद तथा जर्मनी के नाजीवाद किस विचारधारा के अंतर्गत रखा जाता है? ये मेरा आंसर होगा सर्वाधिकारवादी। मैं ही राज्य हूँ, ये उच्च किसकी? लुई 14। फांसीवाद की विचारधारा का इटालियन संस्करण किसका है? सर्वाधिकारवाद। सर्वाधिकारवाद का उदय किस देश में हुआ था? ये हुआ था इटली में। अगला क्वेश्चन कहता है मेरा धर्मनिरपेक्षता की विशेषता है उपयुक्त सभी, विवेकशीलता, धर्म का ह्रास, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। सही है। धर्मनिरपेक्षता समर्थन करती है किसका? मानववाद का। धर्मनिरपेक्षता का कारण है उपयुक्त सभी। भारत है क्या? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र को शब्द को भारतीय संविधान के प्रस्तावना कब जोड़ा गया था? 1976 संविधान संशोधन 42 पर संशोधन। सही है ना। धर्मनिरपेक्ष राज्य जो है उपयुक्त सभी। धर्मनिरपेक्षता की और देखते हैं। धर्मनिरपेक्षता की भौतिकवादी व्याख्या की थी किसने? जैकब हॉलियोक ने। भारतीय संविधान की प्रस्तावना द्वारा भारत के धर्मनिरपेक्ष राज्य कब घोषित किया गया था? 42वें संशोधन
76 में किया गया था, सही है ना। इंडिया एज ए स्कूलर स्टेट पुस्तक के लेखक कौन है? E.D. स्मिथ, सही है ना, E.D. स्मिथ। अगला क्वेश्चन देखने क्या कहता है मेरा, राजनीति में धर्मनिरपेक्षवाद में क्या आशय है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक कौन सा अधिकार उल्लेखित है? ये मेरा आंसर हो जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसी क्वेश्चन नहीं आते हैं छोड़ देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पढ़ लेना तुम, कोई दिक्कत नहीं है, ये कोई दिक्कत की बात नहीं है, जो आते हैं मैं आपको पढ़ा दूंगा, सही है नहीं, इससे भी नहीं आता है, ये विविध आ गई, सही ना, ये पढ़ लेते हैं ये वाला क्वेश्चन। उत्तर आधुनिकता, ये कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन कहता है उत्तर आधुनिकता विचारधारा का जन्म कहाँ हुआ था? 1960 में हुआ था। उत्तर आधुनिकता विचारधारा किसे अधिक महत्व देती है? मेरा जो आंसर हो जाएगा मानवतावाद। उत्तर आधुनिकता में प्रधान कौन होता है? भावना होती है प्रधानता, सही है ना। अगला क्वेश्चन कहता है मेरा, निम्न अंकित में उत्तर आधुनिकतावाद का आलोचक नहीं है, कौन सा नहीं? माइकल फोकाल्ट। निम्नलिखित में उत्तर आधुनिकवाद का समर्थक है देता है उपयुक्त सभी? जैक्स डेरिडा, माइकल फोकाल्ट, जीन फ्रैंको, लियोटार्ड। उत्तर आधुनिकतावाद और आधुनिकतावाद परस्पर एक दूसरे के क्या होते हैं? पूरक नहीं होते हैं, विरोधी होते हैं, सही है ना। अगला क्वेश्चन कहता है उत्तर आधुनिकतावाद में निम्नलिखित में किसका विरोध नहीं होता? भिन्नता का विरोध नहीं होता। विविध पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत, सही है, दो चार क्वेश्चन है। स्वच्छतावाद स्वतंत्रवाद का सिस्टम आधुनिक समर्थक कौन है? ऑप्शन नॉजिक, सही है ना। तो अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, संघ निर्माण हेतु आवश्यक शर्त नहीं है, कौन सी नहीं है? राष्ट्रीय राजनीतिक दल। यूटोपिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? थॉमस मूर है। लॉजिक किसकी रचना है? ये हीगल की रचना है। अगला क्वेश्चन कहता है मेरा, लोकतांत्रिक समाज का मूल्य क्या है? उपयुक्त सभी। समानता, स्वतंत्रता, न्याय। भारत कैसा है? एक भारत एक है, उपयुक्त सभी। धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र भी और लोकतांत्रिक भी, ये सही है ना। तो आई होप आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी, मैं आपकी वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक थम्स अप का साइन भेज देना और कमेंट भी कर देना वीडियो कैसी अच्छी लगी, ठीक है ना। और सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो मिलते हैं कोई अगली वीडियो के साथ। मैं आशा करता हूँ आपका कल का पेपर अच्छा जाए। बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।